Okay, ji. So we were talking about that why Akbar was most beloved king by the non-Muslims of India because of all these he all these things. He abolished jizya, he abolished or banned slaughtering of cow. He separated state from religion. He hired many people, जिसमें बीरबल, राजा तोदरमल, मानसिंह था. He stopped the converting of war prisoners to Islam forcefully. He constructed Ibadat Khana, Deen Ilahi. Deen Ilahi was a mixture of different religions, Islam, Sikhism, or Hinduism, and Zoroastrianism. He ensured the full religious freedom for all of his subjects. He abolished pilgrimage taxes in his empire, which on Hindus, which was on Hindus. ही एक्चुअली होता ये था कि हिंदूज अपने इंडिया के अंदर मुख्तलिफ रिलीजियस प्लेसेस पे जाते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था मुस्लिम वहां पे ठेकेदारों को, तो उन्होंने खत्म कर दिया. ही मेड मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद हिंदूज. इसकी अपनी जो एक बहुत बिलव्ड वाइफ थी रानी जोधाबाई, वाज अ हिंदू फ्रॉम आज का जो एक इलाका है जयपुर, जो कि कैपिटल ऑफ राजस्थान प्रोविंस का, और उस जमाने में उसका नाम अंबर था. He ordered translation to be made of Hindu religious scriptures from Sanskrit to Persian. He attempted to abolish the practice of sati. He granted lands to Hindus, Jains, Zoroastrian for his institution, for their institutions. Akbar's administration is also a very important part of his works. और इसकी वजह से अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो है हुआ ये था कि बहुत सारे जो लोग थे, वो बहुत सारे लोग इसके अंदर खुश हुए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली वो फ्यूडलिज्म का जो था खत्म हो गया. इसके अंदर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो खत्म हुए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पहले ये होता था, पहले अकबर से पहले होता था इक्तादारी सिस्टम, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सल्तनत पीरियड किंग्स, फॉर एग्जांपल अल्तमश एंड कुतुबुद्दीन और अदर पीपल, बलबन वगैरह. तो इक्तादारी सिस्टम वाज अ हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ द लैंड ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ लार्ज लैंडलॉर्ड, जिनकी जमीन के ऊपर बहुत सारे लोग काम करते क्या करते थे बहुत लंबे लंबे अरसे तक. तो वो सारा क्या होता था, हेरिडिटरी होता था कि जी मेरे दादा की जमीन थी, मेरे बाप के पास आ गया, मेरे पास है, मेरे बेटे के पास जाएगी. तो वो फैमिलीज की हेरिडिटरी राइट्स बन जाते थे उस लैंड के ऊपर, और उसके ऊपर जो लोग काम करते थे उनको वो राइट्स नहीं मिलते थे, और उस तरह से जुल्म भी शुरू हो जाता था. तो अकबर का जो मनसबदारी सिस्टम था, दैट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम इन विच ही एक्चुअली कंबाइंड टू सिस्टम्स, जिसके अंदर इसने मिलिट्री सर्विस एंड लैंड ओनरशिप. इन्होंने लैंड ओनरशिप दी इक्तदारी मनसबदारी सिस्टम के अंदर, इन्होंने मनसब दिए, और मनसब इसने डिवाइड किए तीन हिस्सों में: अमीरुल उमरा, अमीरुल कबीर, और अमीर टू बी अमीर हु हैड लेस देन 1000 कैवलरी. और ये जो टाइटल्स थे, ये टाइटल्स थे अकॉर्डिंग टू द कैवलरी 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 अपॉइंटमेंट्स, कि जी कैवलरी आपके पास कितनी है. अगर आपके पास 1000 कैवलरी है तो योर टाइटल इज अमीर. अगर आपके पास 5000 से 1000 तक की कैवलरी है, between that you are Amirul Kabir, or Amirul Umra was the biggest one, the 5000 horses and above. The highest titles were given, used to be given to the princes. और ये सिस्टम औरंगजेब के जमाने तक, उसके बाद तक चला है. और इट स्टार्टेड ऑब्वियसली फ्रॉम अकबर, बट लेटर ऑन इट gained popularity, and it actually इट वॉज अ वेरी इंजीनियस सिस्टम, क्योंकि आर्मी जो थी पूरे इंडिया के, पूरे इनकी सल्तनत के अंदर फैली हुई होती थी. जहां जहां मनसबदार बैठे ना, वहां आर्मी ऑफ द किंग, एंड द किंग आर्मी वॉज नॉट द आर्मी ऑफ द मनसबदार, द आर्मी वॉज ऑफ द किंग. और वो किंग से लॉयल होती थी, पैसे उसको मनसबदार देता था. और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दिस वॉज नॉट हेरिडिटरी. वो अगला जो बंदा आता था ना, जो मतलब लेट से मेरे बाप के 5,000 का मनसब था, तो मुझे 5,000 का मनसब डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मेरा न्यू अपॉइंटमेंट होगा, मुझे 2,000 का भी मिल सकता है, 1,000 का मिल सकता है, मेरा कैंसिल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी आई हैव. तो ये एक बहुत अच्छी बात थी इसके अंदर. तो ये थे नो फिक्स्ड, क्या नाम है, द मनसबदार वर नॉट फिक्स्ड इन एनी एरिया, दे यूज्ड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. भेजते रहते थे कि भाई तुम्हारी इतनी जमीन है, तुम वहां चले जाओ, तुम अभी कहीं और चले जाओ. मनसबदार वर पेड बाय द रूलर, और उनको उनको वो पैसे कमा के देते थे. अब देखिए अकबर के जमाने में कितने मनसबदार हो गए थे. बाय द टाइम ऑफ एंड ऑफ अकबर्स रूल, दे वर 1600 and in 1605 there were 1805, यानी कि 1803 मनसबदार, विच इज द बिग नंबर. तो अकबर का थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा तवज्जो दे लें, क्योंकि इसके अंदर से काफी सारे 4 मार्क वाली चीजें निकल सकती हैं, छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं.
अच्छा, जहांगीर वॉज बॉर्न इन 1569। जहांगीर का जो मेन पार्ट है, एक तो ये कि जहांगीर की जो बर्थ है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जहांगीर जो था वो ही वॉज अ वेरी मच वांटेड पर्सन, इन द सेंस कि अकबर के यहाँ बेटा पैदा नहीं होता था, तो अकबर ने बहुत मन्नतें मांगी थी, और एक सलीम चिश्ती, एक फतेहपुर सीकरी के अंदर दिल्ली के करीब एक वो थे, सूफी बुजुर्ग थे, वहां पे जाके अकबर जो है ना मन्नत मांगता था कि मेरे बेटा हो। तो जब उसके बेटा हुआ अकबर के यहाँ, तो अकबर ने बेटे का नाम भी सलीम चिश्ती के नाम पे रखा, सलीम। इस वजह से जहांगीर का जो असली नाम है उसका नाम है सजादा सलीम। तो वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि स्पॉइल्ड चाइल्ड था शुरू से ही, और वो बहुत ज्यादा क्योंकि मन्नत वाला बच्चा था तो उसकी वजह से उसको रखा गया था। और उसकी जो अर्ली लाइफ है बहुत ही लव एंड केयरिंग में निकली है। हिज फादर अकबर वाज नॉट वेरी हार्श ऑन हिम शुरू से। वो जिस तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग होती है दूसरे शहजादों की, सलीम की उस तरह से नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि लाडला था। जहांगीर इन हिज यूथ ट्राई टू ओवरथ्रो हिज फादर। जाहिर है एक हर उनका किंग, हर शहजादे की कोशिश होती है कि अपने बाप को हटा के वो किंग बन जाए। ये इसने भी कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। उसका जो एल्डर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जहांगीर का एक एल्डर सन था, खुसरो। खुसरो वांटेड टू बिकम किंग हिमसेल्फ। वो नहीं चाहता था कि मेरा बाप बने किंग, वो चाहता था अकबर के बाद मैं खुद बन जाऊं। और खुसरो ने दो वो किए हैं, रिबेलियंस की हैं, दो रिबेलियंस की हैं जहांगीर के खिलाफ। एक तो सिख के साथ और जी, उस शेख वाली सेकंड थी, उससे पहले वाली दूसरी थी। जिसके बाद जहांगीर ने उसको पकड़ के ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था, फिर वहां पे उसके भाइयों ने मार दिया था, जिसमें शाहजहां का नाम आता है कि शाहजहां ने उसको स्लो वर्जन करके मार दिया। क्योंकि शाहजहां जो था वो थर्ड ब्रदर था, तो उससे पहले ऊपर दो थे, तो वो चाहता था कि मेरे बड़े भाई जो है वो निकल जाए, तो ताकि मैं बादशाह बनूं नेक्स्ट। तो ये सारा हुआ। और गुरु अर्जुन देव जो थे, फिफ्थ गुरु ऑफ द सिख रूलर, सिख रिलीजन, तो उन्होंने जो है कोशिश की थी, अकबर इसकी मदद की थी खुसरो की जहांगीर के खिलाफ, जिसकी वजह से जहांगीर ने उनको फिर उनको सजाए मौत दे दी थी। उनको सजाए मौत दे दी थी, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट सिख कम्युनिटी डज नॉट लाइक द मुस्लिम कम्युनिटी। और यही वो रीजन था जो जो गुस्सा रेफ्यूजीज के टाइम पे 1947 में सिखों ने निकाला था ना मुसलमानों के ऊपर, उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये थी कि वो उनको पसंद नहीं करते थे। ये था। ही हैड फोर सन्स हु वर रिकॉग्नाइज्ड एज प्रिंस खुर्रम, खुसरो, परवेज, मिर्जा खुर्रम व जहांगीर, और शहरियार मिर्जा। गुरु को इसलिए मारा था क्योंकि गुरु ने मदद की थी खुसरो की रिबेलियन में, 12,000 रुपए दिए थे, घोड़े दिए थे और असलहा दिया था। तो जब खुसरो की रिबेलियन क्रश कर दी कि जहांगीर ने, तो जहांगीर ने फिर बोला कि इसको किस किसने मदद की, सबको लेकर आओ। फिर उन्होंने सबको हैंग करने की ऑर्डर दे दी कि सबको मार दो जिसने भी इसकी मदद की। ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट। अच्छा, जहांगीर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जहांगीर की कुछ चीजें यूनिक है। एक तो उसका आर्ट एंड लिटरेचर से मोहब्बत, और उसकी एक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी विच इज नोन एज उसकी जहांगीरी, वो इज द मोस्ट यूनिक ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एनी किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। और उसके अलावा उसकी एक अदली जंजीर है विच विच वी नीड टू टॉक अबाउट, अभी ये देख लीजिए। तो उसका आर्ट एंड पेंटिंग का बहुत बड़ा उसका काम था, और वो बहुत अच्छे से कराता था। वो लोगों से बुला के अपने दरबार के अंदर कहता था कि मेरे पास काम करो यहाँ पे। अकबर की जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी तो उसकी जहांगीरी, दिस इज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट द पॉलिटिक्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द टाइम। ये पहली बायोग्राफी है किसी भी किंग और रूलर की जिसने पूरे की पूरी इकोलॉजी, बायोलॉजी, एटमॉस्फेयर, बारिश कब होती है, सब चीजें इसके अंदर मेंशन की है, जो कि यूजुअली कोई और किंग ने नहीं की। तो उसके जहांगीरी इज नॉट जस्ट अ बुक ऑफ politics, but it is a book of environment as well. It actually portrays a picture in your mind. It creates a picture in your mind about the India of that time, which is the most detailed detailed description of that time about the biology and ecology and the environment and beauty and the animals of those that era. तो इस वजह से बहुत बहुत मशहूर है। अदली जंजीर, अदली जंजीर जो थी, चेन ऑफ जस्टिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर टेकन बाय जहांगीर। और जहांगीर का अदल आज तक इडियमैटिक स्ट्रक्चर के तौर पे और हमारे यहाँ मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है, अदले जहांगीरी, कि जहांगीर का अदल, कि जहांगीर का इंसाफ ऐसा था, जहांगीर का इंसाफ ऐसा था कि वो किसी को नहीं देता, सब बराबर थे उसकी नजर में, इंसाफ जब आता था। और उसने एक काम ये किया था कि जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, आज तक भी नहीं होता, कि उसने अवाम को अपने से बिल्कुल करीब मिला लिया था। उसने ऑर्डर दिया था कि एक जंजीर बनाई जाए लोहे की, सोने की, जो बाहर तक जाए और बाहर से उसको कनेक्शन हो। और वो कितनी मीटर, 25 मीटर लॉन्ग जंजीर है, पूरे गोल्ड की, उसमें 60 गोल्ड बेल्स थी।
जिसका आगरे के फोर्ट के बाहर उसकी एक कोना था जिसको हिलाते थे, तो पूरे के पूरे लोग आके फिर उससे मिलते थे कि भी हमारा बादशाह हमसे मिल रहा है डायरेक्ट आके। He banned production of the intoxicating material. He banned tobacco. He extended the Mughal rule South India. मेवाड़ 1615 में उसने पता किया। ट्रीटी विद अहमदनगर, ये मुख्तलिफ जगहें थी जहाँ पे इसने किया। ही होस्टेड। इसके जमाने में एक और बात यह है कि इसके जमाने में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश आना शुरू हुए थे, जो कि यूजुअली नहीं सबसे पहला टाइम था। तो इसके जमाने में विलियम डॉटन एंड थॉमस रॉ सबसे पहले आए थे, ठीक है। ठीक है, ओके ना। नूरजहां, शी वाज, नूरजहां इज द मोस्ट फेमस क्वीन वी हैव टॉक्ड अबाउट। we मतलब the historians have talked about in the history of the Mughal dynasty. Why? Because Noorjahan is the only queen who has taken things into her own hands, और किंग के साथ साथ बराबर से वो सारा काम करती थी यूजुअली। और वो जंगों में भी जाती थी, वॉर प्लानिंग में भी होती थी, शिकार में भी जाती थी जहांगीर के साथ। और ये इसकी जो शादी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शुरू से इसकी बीवी नहीं थी, ये काफी बड़ी एज में जाके इसकी बीवी बनी है। शी वॉज वन ऑफ द मेंबर्स इन द वर्किंग क्लास ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड। इसका जो बाप और इसका जो हस्बैंड था, पहला हस्बैंड, वो दोनों ही इसके वहां पे काम करते थे जहांगीर के पास। इसके शी वाज द डॉटर ऑफ मिर्जा गयास बेग। इसका टाइटल था एतमादुद्दौला, हु सर्व्ड इन द रॉयल कोर्ट एंड आफ्टर हर मैरिज विद जहांगीर बिकेम अ मिनिस्टर। ये इसका बाप जो था मिर्जा गयास बेग। शी वाज अ विडो ऑफ शेर अफगान अली कुली इस्तजलू। इस्तजलू वाज हिज हर हस्बैंड। और ये जो था, he was a servant of जहांगीर in the royal court, who lost his life under the service of जहांगीर। जब वो बेवा हो गई, after his death, his family including नूरजहां was moved into the royal household in 1607। 1605 में जहांगीर किंग बना है, 1607 में वो मर गया, और उसके मरने के बाद वो वहां पे आ गई। टिल 1611 she served as a lady in waiting for one of the wives of अकबर, यानी कि जहांगीर की अम्मी, जहांगीर की एक अम्मी, स्टेप मदर, वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ अकबर। अकबर हैड मेनी वाइफ। तो लेडी इन वेटिंग का मतलब था कि वो उनके उनके लिए काम करती थी। लेडी इन वेटिंग टाइटल है, वेटिंग। फिर उसके बाद जहांगीर के वो दरबार में थी, बहुत खूबसूरत थी, उनको पसंद आ गई जहांगीर को। जहांगीर ने फिर उनसे निकाह कर लिया 1611 में, और शी वॉज मैरिड टू जहांगीर इन 1611। अच्छा, वहां पे इसकी जो, अच्छा इसकी बेटे, इसके बच्चे जवान थे, जहांगीर के बच्चे भी जवान थे उस वक्त, दोनों काफी अच्छी एज में थे उस वक्त। तो जहांगीर के एक बेटे थे जो कि प्रीवियस वाइफ से था, और नूरजहां का एक बेटा जो कि इसके प्रीवियस हस्बैंड से था। उन दोनों की शादी होगी, लाडली बेगम की शादी होगी शहरियार मिर्जा, यानी कि फोर्थ सन ऑफ जहांगीर। ठीक है, फोर्थ सन ऑफ जहांगीर शहरियार मिर्जा, यानी कि जो लेटर शाहजहां किंग था उसका छोटा भाई शहरियार मिर्जा। शहरियार मिर्जा से लाडली बेगम, वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ नूरजहां से शादी होगी। अब दिस माइट साउंड लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टू यू, कि हस्बैंड एंड वाइफ के बच्चों की शादी भी आपस में हो गई, बट दे वर चिल्ड्रन विद द प्रीवियस मैरिजेस। पहली बीवी के बच्चे से, नूरजहां के पहले हस्बैंड से बेटी से शादी हो गई। उन दोनों की भी शादी हो गई, और पीछे स्टेप, मतलब समझ लो स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर की भी शादी होगी। She was most powerful queen in the history of the Mughal Empire. She was fond of hunting and regularly went on hunting. She made her father Mirza Ghazi Beg। अच्छा, इसका ये एक और था, इसका एक भाई, यानी कि इसका पुराना हस्बैंड, इसका बाप और इसका भाई, ये तीनों ही तीनों अकबर के, सॉरी, जहांगीर के बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट करीबी काम करने वाले लोग बने थे। उसका भाई था अबुल हसन आसफ खान, वजीर था, जो कि बाद में उसके साथ अटैच हो गया, और ये मिनिस्टर बन गया था जहांगीर। ये रहा मिर्जा, ये सॉरी, उसका फादर जो मिर्जा गयास बेग था उसको मिनिस्टर बना दिया, और उसका भाई जो था अब्दुल हसन आसफ खान, अबुल हसन आसफ खान उसका भाई, उसको वजीर बना दिया, मिनिस्टर बना दिया जहांगीर के टाइम पे। द डॉटर ऑफ अबुल हसन आसफ खान। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट, अबुल हसन आसफ खान की एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई शाहजहां से। अब शाहजहां ने किसके लिए बनाया था ताजमहल? मुमताज महल के लिए। तो मुमताज महल कौन है? आसफ खान की बेटी। और आसिफ खान कौन है? नूरजहां का भाई। यानी कि मुमताज महल कौन है? नूरजहां की भाई की बेटी। इट माइट साउंड लिटिल बिट डिफिकल्ट टू यू, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, सामने नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, तो यू कैन इजीली सी एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये कनेक्शन क्या है। यस,
इतना लैंड पर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन बस एक बता रहा हूँ ताकि स्टोरी आपको कनेक्टिविटी में आ जाए। देखिए हिस्ट्री हमेशा याद रहती है व्हेन यू नो एवरीथिंग, और जब कनेक्शंस हो तो याद रहती है, इसी वजह याद रहती है। नूरजहां के बारे में अगर आपने पढ़ना, तो आपको जब अगर लेट से अगर ये क्वेश्चन आ गया कि व्हाई नूरजहां वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल, देन यू शुड बी एबल टू आंसर इट, बिकॉज क्योंकि नूरजहां का बाप, नूरजहां का पुराना हस्बैंड, नूरजहां का भाई, और उसके नूरजहां के भाई की बेटी, और नूरजहां की अपनी बेटी की शादियां जहांगीर के बेटों से हो गई थी। तो दैट इज व्हाई शी वाज द मोस्ट पावरफुल वुमन इन द, समझ आई बात? तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट when this question comes that why Noor Jahan was the most powerful queen in the history of Mughal crime. Yes, वो चाहती थी मिर्जा शहरियार बने। ये आगे जाके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप समझ में आया? मिर्जा शहरियार भी जहांगीर का बेटा, वो फोर्थ है, उसकी बेटी का भाई। हाँ, वो तो मुझे जहांगीर का बेटा, जहांगीर के शाहजहां जो मिर्जा दोनों बेटे हैं ना, शाहजहां और जहांगीर। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, ये देख लो, आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, जहांगीर मरा है, तो नूरजहां चाहती थी कि उसका दामाद किंग बन जाए। जहांगीर के दोनों बेटे हैं, नूरजहां का दामाद भी उसका उसका बेटा है जहांगीर का, और आसफ खान का दामाद यानी कि शाहजहां भी बेटा है जहांगीर का। वो चाहते थे कि, और भाई बहनों में लड़ाई हो गई कि मेरा दामाद किंग बनेगा, और लिटरली 6 महीने लड़ाई हुई है इनकी, नूरजहां और उसकी भाई आसफ खान की। ठीक है ना? अच्छा, जहांगीर एंड द ब्रिटिश, ये जरा एक पार्ट है, ये पार्ट आपका एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश में भी आता है। ये पार्ट आप लोगों की यूजुअली दूसरी चीजों में नहीं लिखा हुआ, तो इसको जरा सुन दो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर इन 1608। विलियम हॉकिंस स्टेड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर फ्रॉम 1609 टू 1611। 3 साल रहा है वहां पे, सीख परमिशन विलियम हॉकिंस, लेकिन उसको परमिशन नहीं मिली। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। लेटर ऑन ही वॉज रिप्लेस्ड बाय निकोलस डाउनटन, who was also not very successful later। आखिर में जो बंदा जिसने इनको इनको परमिशन दिलवाई है, वो था लेटर थॉमस रॉ, इन रॉयल कोर्ट, एंड ही वाज इवन ही हैज इवन रिटन अबाउट हिज स्टे देयर। और ये थॉमस रॉ के बारे में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि थॉमस रॉ का बड़ा कम्युनिकेशन बन गया था जहांगीर के साथ। और एक वाकया ये भी था कि जहांगीर की बेटी की एक तबीयत खराब हुई थी, जिसमें थॉमस रॉ ने अपनी मेडिसिन और अपने लोग दिए थे, तो उन्होंने उसको देखा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी मेडिसिन है, और उससे उसकी तबीयत ठीक हुई, तो जहांगीर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था टूवर्ड्स ब्रिटिश। और थॉमस रॉ ने उसको गिफ्ट भी दिया, जिसके अंदर एक कंपास, एक बड़ी जबरदस्त चीज थी, कि उन्होंने कहा कि भाई कंपास और ये जो चीजें हैं, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, जो यूजुअली मानी होती। शाहजहां, शाहजहां के बारे में बस ये मैं जरा चैलेंजेस टू शाहजहां। शाहजहां जब आया तो उसके भाई, वो झगड़ा चला था कि जी किंग कौन बनेगा, वो प्रॉब्लम थी। नूरजहां की थ्रेट थी, वो शहरियार को प्रमोट करी थी, वही चीजें प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर शाहजहां की अगली प्रॉब्लम ये थी कि इसके बाप से इसका पहले से झगड़ा हुआ था। इसने 1622 में अपने बाप को भी हटा के किंग बनने की कोशिश की थी, जो कि फेल हो गया था। और ये उसके ये भाई से लड़ाई जो हुई वो है, ही फेस मेजर रिवोल्ट बिकमिंग द किंग आफ्टर खान जहां लोधी, उनका एक बड़ा कमांडर था जिससे उनको प्रॉब्लम हुई थी। फिर डेक्कन में 32 के अंदर लड़ाइयाँ हुई, सिख रिबेलियन हुई पंजाब के अंदर, गुरु हरगोबिंद ने की थी, जो कि आई थिंक 7 या 7 किंग गुरु थे ऑफ सिख। ही वाज फ्रस्ट्रेटेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ पोर्चुगीज इन बंगाल। पोर्चुगीज जो थे वो बहुत ज्यादा लड़ाइयां कर रहे थे, इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिनसे वो लड़ाइयां उनकी होती रहती थी। फेमस बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। शाहजहां इज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि शाहजहां बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था। आर्किटेक्ट मतलब खुद नहीं बनाता था, लेकिन वो पैटर्न था। वो आर्किटेक्ट को कहते थे, उसकी बिल्डिंग बहुत पसंद थी। तो ताजमहल आगरा 31 में उसने कंस्ट्रक्ट करवाया, 31 से 51 तक बना, 2 साल तक, जो कि उसकी एक ब्लफ वाइफ मुमताज महल का टोम है। इट इज स्टिल द मोस्ट क्या नाम है, वंडरफुल आर्किटेक्चर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और 8 वंडर में भी है वो। शाहजहां मेड मैनी एक्सटेंशन टू द रेनोवेशन। अकबर का जो पुराना फोर्ट था आगरा का, उसको उसने एक्सटेंशन करवाई। शाहजहानी मॉस्क इन ठट्टा, जो कि कराची से आप जाए तो एयरपोर्ट से आप आगे जाए तो ठट्टा तकरीबन कराची से 100 किलोमीटर के ऊपर है कराची से, तो ठट्टा के ऊपर शाहजहानी मॉस्क आज तक है, और वो बहुत ही यूनिक है। टोम ऑफ जहांगीर, अपने बाप का मकबरा बनवाया इसने, जो कि लाहौर में है, वो इसने बनवाया। मजीद खान मस्जिद, ये भी जहांगीर के मकबरे लाहौर में। आप लोग अगर कभी लाहौर जाएं तो लाहौर में जरूर देखिएगा। जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, जो इसने कंस्ट्रक्ट करवाई। द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ द बिल्डिंग एवर कंस्ट्रक्टेड बाय द शीश महल इन लाहौर फोर्ट। लाहौर फोर्ट अगर आप जाएं, आप में से कोई लाहौर फोर्ट अगर गया हो, तो आप लाहौर फोर्ट में देखिएगा, एक छोटा सा सेक्शन है जो कि जो बंद किया हुआ है, वो पूरा का पूरा मिरर से बना हुआ है। इट इज कॉल्ड शीश महल, शीशे लगे हुए उसके अंदर, और इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग आर्किटेक्चर। वो पोर्शन ऑफ द फोर्ट, लाहौर फोर्ट, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां।
अच्छा, एक और चीज है शाहजहां ने बनवाई थी उसी शीश महल के बिल्कुल सामने, अगर आप लाहौर जाएं तो वहां पे एक छोटा सा पवेलियन है, 10-12 फीट चौड़ा, ज्यादा लंबा नहीं है, और वो 9 लाख रुपए का बना था 400 ईयर्स अगो। और उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त इनले वर्क हुआ हुआ है, इनले वर्क ऑफ प्रेशियस स्टोन्स। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज है 9 लाख का पवेलियन जो इसने बनवाई थी। फिर इसका सबसे जो बड़ा कारनामा था वो है पीकॉक थ्रोन। ये सवाल आ सकते हैं आपसे, शीश महल क्या है, 9 लाख का क्या है, और पीकॉक थ्रोन पे तो आ ही सकता है 4 मार्क का। व्हाट वाज पीकॉक थ्रोन? ये भी बता दें कि नादिर शाह जी, वो बता रहा हूँ, ये लिखा हुआ है, इस नोट्स पे लिखा हुआ है। तो पीकॉक थ्रोन जो था वो उस वक्त लाखों रुपए का बनवाया था इसने। और वो पीकॉक थ्रोन वो तो वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क, और उसके ऊपर इनले वर्क, डायमंड्स और रूबीज और इस तरह की चीजें लगी हुई थी, गोल्ड का बना हुआ था वो। और वो सारा का सारा नादिर शाह जब आया था 1739 में, वो तो उठा के ले गया था, और उसके बाद उसको तोड़ ताड़ के उन्होंने खत्म कर दिया। पीकॉक थ्रोन टुडे डज नॉट एग्जिस्ट। nobody knows के what actually happened with it in the history, लेकिन वो उसकी तस्वीरें उसकी पुरानी पेंटिंग्स के अंदर जहांगीर उनके शाहजहां और औरंगजेब की आपको मिलेंगी। वो तबाह, हाँ वो तबाह हो गया, वो 100 साल भी नहीं रहा है बगलों के पास, लेकिन दैट इज अप अंटिल टुडे। पीकॉक थ्रोन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थ्रोन मेड बाय एनी किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। ये इतना खूबसूरत था। एट द एंड ऑफ दिस रूल एंड डेथ ही फेल इल, एल्डेस्ट सन दारा शिकोह। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी बीमारी, ये मरने से पहले ये वाहिद मुगल किंग है जो कि मरने से पहले रिप्लेस हो गया। ये मरा बाद में, पहले किंग बन चुका था औरंगजेब। इसके 4 बेटे थे। 4 बेटे कौन थे? दारा शिकोह सबसे बड़ा, उसका बाद शाह शुजा, उसके बाद थर्ड था औरंगजेब, और फोर्थ था मुराद। ये चारों भाई आपस में लड़ पड़े जब ऐसे ही बाबा इनके अब्बा जो बीमार हुए, तो दारा शिकोह ने एक अज्यूम कहा कि भाई मैं अब बादशाह हूँ, अब्बा मेरे बीमार है तो मैं चलाऊंगा। तो दूसरे जो भाई थे, थर्ड नंबर का भाई स्पेशली औरंगजेब ने, भाई तुम कैसे चलाओगे, मैं चलाऊंगा। तो भाइयों की आपस में लड़ाई हुई, बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। इसको कहते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन ऑफ औरंगजेब और ये सन्स ऑफ शाहजहां, और वो आपस में तीनों भाइयों को औरंगजेब ने मारा। मुराद ने साइड ली थी, लेकिन लेटर उस पर मुकदमा चलाया था किसी किसी क्राइम का, और उस मुकदमे में मरवा दिया था उसके। एक मुकदमा चलवाया था बाद में। दोनों बाकी जो बड़े भाई थे दोनों, उनको तो बैटलफील्ड में मारा। मुराद उसके साथ था, लेकिन मुराद को बाद में दोनों भाई बड़े मर गए, किंग बन गया। किंग बनने के बाद इसको डर था कि मुराद कल को ना मेरा थ्रोन ले ले, तो इसने मुराद को भी मरवा दिया बाद में मुकदमा चला के। और इसने ना सिर्फ अपने भाइयों को मारा, बल्कि अपने भाइयों के बेटों को भी मारा। वो एक हेरिडिटी थी ना, रॉयल ब्लड तो था ना, तो इसने पूरा रॉयल ब्लड खत्म कर दिया। सिर्फ एक इसका भाइयों का बच्चा बचा था, और वो जो इसका दामाद था, इसकी बेटी का शौहर, इसने सिर्फ उसको छोड़ के बाकी सारों को मार दिया। तो ही वॉज वेरी अफ्रेड के इसके, मतलब शाहजहां की जो ब्लड लाइन है ना, कोई भी ना बचे। और इसीलिए तो 50 ईयर्स रूल किया उसने। अच्छा, ही इट रिजल्टेड इन द ग्रेट वॉर ऑफ सक्सेशन ऑफ द फोर सन्स, जहांगीर के, सॉरी शाहजहां के, शाहजहां लेटर, और शाहजहां बहुत बाद में आके मारा। औरंगजेब आलमगीर का जो रूल है, औरंगजेब आलमगीर, ये लिखे हुए इसके सारे भाइयों के नाम, जिस तरह से वो किंग बना वो मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। ही फाइनली बिकेम किंग इन 58। ही वाज, अच्छा, हिज फादर डाइड आफ्टर ऑलमोस्ट 8 ईयर्स ऑफ हिज रूल। 58 में ये किंग बना है, हिज फादर डाइड इन 66। दिस इज द ओनली किंग, ओनली मुगल किंग इन द ग्रेट सिक्स ग्रेट किंग्स, 6 ग्रेट मुगल, जिसके जो कि बाद में मरा है और पहले इसकी हुकूमत चली। और एक्चुअली ही इम्प्रिजन हिज फादर। इम्प्रिजन का मतलब नहीं जेल में डाल दिया, टंजन में नहीं, फोर्ट में रखा हुआ था एक कमरे में, आप इसमें जा सकते ना आ सकते, आपको सब चीजें यही मिली। दैट वाज व्हाट अकबर डिड। 58, 1658। मिलिट्री कैंपेन्स, ही फॉट मोस्ट वॉर्स कंपेयर्ड टू एनी मुगल रूल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा जंगे से लड़ी हैं, 49-50 ईयर्स का रूल है इसका, 47 ईयर का इसकी वॉरफेयर है। और जाट रिपेलियन, मराठा, 25 ईयर्स उसने मराठा से लड़ाई लड़ी है। सिखों के एक गुरु था, गुरु तेग बहादुर, 9th गुरु ऑफ सिखिज्म, उसको भी इसने मारा है। 10 10 10 गुरु, 2 मारे, मुसलमानों ने 2 मारे। एक ये 9th या 8th है, तेग बहादुर, और जो 5वां मारा था उसने अकबर, अकबर ने, जहांगीर ने। पश्तून रिबेलियन हुई 72 से 77, बहुत सारी रिबेलियन। इसके जो अब यहाँ पे वो आ जाता है सवाल डिक्लाइन ऑफ मुगल के, औरंगजेब ने क्या किया जिसके डिक्लाइन डिक्लाइन ऑफ मुगल से इससे लिंक्ड है, ठीक है ना, ये पेपर में बहुत आता है।
जजिया खत्म किया इसने, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया इसने, हिंदू ट्रेडर्स को टैक्सेस लगाई इसने, अनलाइक इज प्रेडिसेसर ही मेड इंक्रीज द नंबर ऑफ मुस्लिम ड्यूरिंग रूल, और कन्वर्जन इसने बहुत सारे किए, बहुत सारे फोर्स कन्वर्जन करवाए। ही आल्सो क्रिएटेड डिफिकल्टीज इन रनिंग फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हिंदुओं की, जिसको इसके परदादा ने, इसके ग्रेट ग्रैंडफादर अकबर ने जो रिलीफ दिया था उसे सब वापस ले लिया। Since the rule of Akbar, Hindus of high social classes were always part of the royal court. मतलब अकबर के जमाने, अकबर ने उनको लेकर आया था कि अपने बराबर बिठाया था, इसके जमाने तक हिंदू तकरीबन नीचे आ गए थे सारे। तो ये वजह है कि मोस्ट हेटेड या मोस्ट डिसलाइक्ड मुगल किंग बाय द हिंदूज वाज औरंगजेब। ये आ गया। अच्छा, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हम कर चुके हैं, लेकिन अभी हमने किया उसी को हम जरा रिपीट कर देते हैं। औरंगजेब इज इन वेरियस पॉलिसीज, औरंगजेब की जो वेरियस पॉलिसीज है वही सारी हैं। इसने क्या किया, आउटडोर सिंगिंग डांसेस बंद की, जो कि हिंदूज का एक इबादत का, नॉट जस्ट कल्चर, इबादत का तरीका है। हिंदूज की इबादत का, हिंदूज के एक 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 बहुत बड़े गॉड है हिंदूज के, और उस गॉड का नाम क्या है? नहीं 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 नहीं, उनकी उनका उनके जो गॉड है नटराज। नटराज शिव का एक अवतार है नटराज। नटराज की पूजा डांस करके होती है, और नटराज जो है वो डांस के गॉड है, उनके हाथ में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, एंड ही इज ऑलवेज पोर्ट्रेट इन इन टेम्पल्स। जो उनके स्टैचूज हैं वो डांसिंग स्टैचूज हैं, उनकी पूजा होती है, और पूजा में डांस का एक बड़ा एलिमेंट है, इन्होंने बंद कर दी। उसके बाद लेंथ ऑफ बियर्ड पे इसने पाबंदी लगा दी कि जी ही मेड अ डिक्लेरेशन द लेंथ ऑफ बियर्ड व्हिच कंसीडर्ड डायरेक्टली इंटरफेरेंस विद द पर्सन चॉइसेस, स्पेशली सिखों के यहाँ ये होता है कि सिख जो है वो दाढ़ी नहीं काटते, ना सर के बाल काटते हैं, तो वो उनके, जब आप दाढ़ी काटेंगे तो फिर वो सिख जो है नाराज होते हैं। इंक्रीज टैक्सेस टू सपोर्ट हिज वॉर्स, ये ओवरऑल इसकी पॉलिसी थी, जिसने पूरे सब जगह टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से इसको पसंद नहीं किया जाता जी। ही वॉज अ बिग स्पेंडर, बहुत ज्यादा पैसा वो स्पेंड करता था बहुत जगहों पे। ही ऑर्डर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल लग्जरियस बिल्डिंग्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ही रीइंट्रोड्यूस्ड जजिया which was abolished by his great grandfather अकबर, ये बता चुका अभी। he also ordered demolition of many मंदिर्स, उसने कहा कि भाई नॉन कमीशन है और इस तरह से यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसने मंदिर भी तोड़वाए बहुत सारे। इनकेपेबल सक्सेसर ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के इनकेपेबल सक्सेसर का मतलब ये है कि औरंगजेब वाज अफ्रेड, जैसे अभी हमने पढ़ा कि उसके जो भाई थे उससे उसको थ्रेट थी शुरू से, तो औरंगजेब वाज अफ्रेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि उसकी रूल कोई ले छीन लेगा। तो उसके रूल छीनने की वजह से वो डरता था कि जी मेरा हुकूमत छीन ना जाए, तो जिसकी वजह से उसने अपने बेटों को भी ट्रेन नहीं किया द वे हिज फादर ट्रेन हिम एंड हिज ब्रदर्स। इसको डर था कि मेरे बेटे ही कल को मेरे सामने ना खड़े हो जाए, तो मैं इनको ट्रेन ही नहीं कर। तो उसकी नुकसान ये हुआ कि इसके जो बेटे जब बाद में किंग बने, they were very incapable and weak, and they had no training, and they did not have any military training to rule and fight wars. तो इसके अपने डर की वजह से इसने पूरे मुगल एम्पायर को स्टेक पे डाल दिया, और उसके बाद जो है वो जो जब औरंगजेब मरा है, औरंगजेब वाज वेरी ओल्ड मैन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ही वाज 80 समथिंग, नॉट 70, ही वाज 80 समथिंग ऑलमोस्ट। तो उस वक्त जब इसका बेटा किंग बना है, तो इसका बेटा उस वक्त 62 63 का, तो 60 to 60 इज अ वेरी एडवांस एज कंपेरेटिवली। तो वो उसको वैसी एक एनर्जी लेवल डाउन हो चुका होता है, वो बनने जाते हैं, तो उसके बाद सब हाथ से निकलने लगी। अच्छा, ये हेडिंग जो है पॉइंट नंबर 2 से कनेक्टेड है। राइज ऑफ मराठा, जब राइज ऑफ मराठा तो औरंगजेब के जमाने में हो चुका था, लेकिन औरंगजेब वाज, क्योंकि वाज अ पावरफुल एंड अ स्ट्रॉन्ग किंग, तो ही वाज एबल टू कैप्चर देम, ही वाज एबल टू डिफीट देम। लेकिन जी, तो उसके बाद जब मराठास ने कंटिन्यू की अपनी रेजिस्टेंस, तो अपनी रेजिस्टेंस को वो चला नहीं सके, उसको रोक नहीं सके। बाद के मुगल किंग्स, और मुगल किंग्स के बाद में फिर वो और इसके जो औरंगजेब के जो सक्सेसर्स थे वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। राइज ऑफ द ब्रिटिश इन सब कॉन्टिनेंट राइज, ये हमने अभी पढ़ा कि औरंगजेब जहांगीर के जमाने में ब्रिटिश आना शुरू हो गए थे, और शाहजहां के जमाने में फैलना शुरू हो गए थे, और उसके बाद जो है वो ब्रिटिश की एक्सपेंशन की वजह से मुगलों को भी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। एम्प्टी ट्रेजर एट दी बाय द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब ने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं उसकी वजह से शायद पैसा बहुत जाया हुआ, जो पैसा जाया हुआ, तो वो वो खुद तो बहुत अमीर था, लेकिन जब वो गया तो पीछे कुछ भी नहीं था, क्योंकि वॉर का मतलब होता है पैसा, और पैसा इसने इतना यूज किया कि वो सब खत्म हो गया। प्लेजर सीकिंग, प्लेजर सीकिंग ऑफ द मुगल प्रिंसेस एंड द रॉयल्टी। प्लेजर सीकिंग लोग थे सारे के सारे, और वो उनसे
जो है कंट्री नहीं चला, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग द किंगडम, औरंगजेब हैड लेफ्ट देम। लार्ज एम्पायर बिकेम डिफिकल्ट टू मैनेज। अब ये एक हेडिंग है विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, लार्ज एम्पायर। औरंगजेब का क्योंकि ये ड्रीम था कि वो अपने आप को बहुत बड़े एरिया में कैप्चर करे इंडिया के, तो इंडिया के जो बहुत बड़ा एरिया था वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काबुल से लेके बंगाल तक इसकी किंगडम थी। औरंगजेब had the largest area of India ever ruled by anything in the history of India, जिसकी वजह से वो उसके जो सक्सेसर्स थे वो चला ही नहीं सके उसको। अब आज अगर देखा जाए तो आज के हिसाब से जो औरंगजेब का इंडिया था, जिस इंडिया पे औरंगजेब हुकूमत करता था, वो अफगानिस्तान का पार्ट, आज का पूरा पाकिस्तान, आज का पूरा इंडिया, आज का बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल भूटान, ये पांच छह जो चार पांच छह मुल्क हैं, उनके एरियाज औरंगजेब की एम्पायर में थे तब। औरंगजेब तो किंग ऑफ दैट मच लैंड। तो जाहिर है किसी और के बाद वो टाइम नहीं मिला उतना, उसके पास नहीं था कि वो कुछ तो कर सके। 8-point succession dispute resulted into weakening of the empire from within। जैसे हमने देखा कि औरंगजेब अपने भाइयों से लड़ा है, इसी तरीके से औरंगजेब के मरने के बाद औरंगजेब के बेटे लड़े, और उनके बाद उनके बेटे लड़े, उनके बाद उनके बेटे लड़े, और वो सारे के सारे जो है लड़ लड़ के आपस में बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। ये एक पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर कि मुगल्स के पास लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। व्हाट डू यू नो लॉ ऑफ सक्सेशन? लॉ ऑफ सक्सेशन का मतलब ये कि किंग मरेगा तो नॉट जस्ट ऑटोमैन, बल्कि सॉरी जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज थे सक्सेशन के वो यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर पूरी की पूरी लॉज लिखी हुई है कि ये मरा तो ये बनेगा, अगर उसका भाई नहीं है तो ये बनेगा, बेटे नहीं है तो कौन बनेगा, उसकी अगर औलाद ही नहीं है, शादी नहीं हुई तो कौन बनेगा, ये सारी चीजें उसके उनके अंदर लिखी हुई हैं। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं जो कि फॉर द लास्ट 500-600 ईयर उनके फॉलो हो रहे हैं। तो उनके झगड़े नहीं होते, उनके कभी वॉर सक्सेशन नहीं हुई, उनके लोग नहीं लड़ते जैसे हमारे यहाँ हर बादशाह के बाद लड़े। अकबर के मरने के बाद हुमायूं अपने भाइयों से लड़ा, अस्करी और हिंदल से और कामरान से, ठीक है। अकबर के मरने के बाद जहांगीर अपने, सॉरी अकबर की हुई है लड़ाई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हुई। अकबर के सौतेले भाई थे जो उसको मारना चाहते थे। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर और उसके पोते नूरजहां वो लड़े आपस में, और जहांगीर से उसका दो बेटे लड़े एक्चुअली, खुसरो भी लड़ा है, और जहांगीर से 1622 में उसका भाई, उसका बेटा शाहजहां भी लड़ा है कि मुझे किंग बनाना चाहिए। जहांगीर के मरने के बाद लिसन परवेज शहरियार और शाहजहां आपस में लड़े। शाहजहां के मरने से पहले ही उसके बेटे लड़ पड़े आपस में। शाहजहां के बेटे औरंगजेब, ताराशिगो, शाहजहां भी लड़े ना, सारे दिखाए हैं। तो वो सारे लड़ पड़े। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि उनके सारे जो लोग थे वो आपस में लड़ते रहते थे कि अगला किंग कौन बनेगा। तो इट्स लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, जो पावरफुल है वही लॉ वो बनेगा। तो लॉ ऑफ सक्सेशन की वजह से डिक्लाइन ऑफ मुगल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अटैक्स फ्रॉम अफगान एंड पर्शियंस, अफगान एंड पर्शियंस के ऊपर एक्चुअली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब इसने बहुत अटैक किए थे वहां, और बहुत सारी लैंड इसने ले ली थी। जी, हमारा वेस्टर्न फ्रंटियर अफगानिस्तान और पर्शिया का ईस्टर्न फ्रंटियर, तो उन लोगों ने वो जगह वापस ले ली। तो पर्शियन ने अपने इलाका दिया, अफगान ने अपने इलाका दिया, जब वो आते थे इधर तो लड़ाई करते थे उनसे। मुगल किंगडम फर्दर कमजोर हो रही थी। तो ये 9 पॉइंट्स हैं। जजिया के ऊपर अलग से फॉइफ का सवाल आ जाता है। इट इज अ टैक्स व्हिच इज कलेक्टेड फ्रॉम द नॉन मुस्लिम्स ओनली। नॉन मुस्लिम्स हु जॉइंड द मुगल आर्मी वाज एक्सेप्टेड फ्रॉम इट। Hindus considered as an incentive to non-Muslim to convert to Islam। हिंदू समझते थे कि ये अगर आप हमारे लोगों को कहते हैं कि मुसलमान हो जाओ, मुसलमान हो जाओगे तो हमें टैक्स माफ हो जाएगा। जिजिया टैक्स वाज मोर देन द एक्चुअल जकात, जकात से ज्यादा जिजिया था। लास्टली मेनी नॉन मुस्लिम्स वर, हाँ, नॉन मुस्लिम ये समझते थे कि हमसे जिजिया लेते हैं और जहाद लड़ते हैं हमारे ही खिलाफ, तो ये तो हमारा टैक्स हमारे खिलाफ यूज हो रहा है। मराठास कौन थे? मराठास में द ग्रेट पावर ऑफ क्या नाम है, इंडिया, वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न इंडिया, और जो महाराष्ट्र इलाका है वहां का, और उनका एक किंग था बहुत बड़ा, और उस किंग का नाम था शिवाजी महाराज, जिसने इनको पूरे को यूनाइट किया और उसने स्टार्टेड लड़ाई। ही स्टार्टेड वॉरफेयर विद मुगल्स, और उन्होंने कहा कि मुगल्स आर आउटसाइडर्स एंड वी आर द पीपल ऑफ द लैंड, वी शुड नॉट एक्सेप्ट देम एज आवर रूलर्स। उन्होंने कहा कि इनको निकालो, और वो बहुत लड़ाई लड़ी। औरंगजेब के जमाने में तो वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद दे बिकेम ऑल पावरफुल एंड दे डिफीटेड स्टार्टेड टू डिफीट इंडिया के अंदर मुसलमानों को, एंड दे टुक ओवर दिल्ली के नागराज में। और इसीलिए इफ यू रिमेंबर, तो वो जो एक पार्ट है शाह वलीउल्लाह का, शाह वलीउल्लाह इनवाइटेड अहमद शाह अब्दाली फ्रॉम आउटसाइड टू डिफीट इंडिया।
to in India Marathas, the third battle of Panipat. ये बन गए थे मराठा। Marathas बन गए थे। Marathas took the Indian capital. इनको हराया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पे। क्वीन एलिजाबेथ का ये बिल्कुल एंड का टाइम है। 1600 के अंदर एक कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया इन 1608 पहली दफा वो इंडिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम ये नहीं था कि वो इंडिया के अंदर ट्रेड करे। दे वांटेड टू टारगेट द एरियाज ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि बियॉन्ड इंडिया, दैट वाज जावा आइलैंड्स एंड इंडोनेशिया एंड मलेशिया। दे वेंट देयर इन द फर्स्ट 8 years, लेकिन उनको वहां से बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे ज्यादा। और वो इंडिया में क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि इंडिया के अंदर ऑलरेडी पोर्चुगीज और डच ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो दे डिड नॉट वांट टू हैव ट्रबल विद देम इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि हम आगे जाते, लेकिन जब उनको आगे जाके कुछ नहीं मिला तो दे केम बैक टू इंडिया। उन्होंने कहा कि हमें इंडिया में ट्रेड करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई आफ्टर 8 years ऑफ देयर establishment they came to India. When finally they came to India, they arrived in India, they were not given permission by Jahangir, who was the king at the time, Mughal emperor. लेकिन later on वो कोशिश करते रहे। वो सारा मैंने अभी आपको जहांगीर के उसमें भी बताया था, मेरे जहांगीर वाले पार्ट के अंदर नोट्स के अंदर ऊपर लिखा हुआ भी है। वहां पे कोशिश करते रहे, तो जहांगीर का ही बेटा शाहजहां, जो उस वक्त प्रिंस खुर्रम था, वो गुजरात का गवर्नर था। तो उसने 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 एक परमिशन दी, गुजरात के अंदर अपने एरिया के अंदर ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश। ओके, तो this is how they became involved in India in 1200 and 1612। 1612 में उन्होंने उसको बनाया और वहां से उनकी ट्रेड शुरू हुई और वहां से ट्रेड शुरू करके वो आगे लेके चले और हल्के हल्के करके वो आगे बढ़ते रहे। Reasons for the British arrival in India, why British wanted to come to India, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश या यूरोप के अंदर वो सारी चीजें नहीं मिलती जो कि इंडिया के अंदर मिलती थी, जो आज भी मिलती हैं। इंडिया के अंदर जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस में टर्मेरिक, हल्दी, क्यूमिन, जीरा, कार्डेमम, इलायची, कोरिएंडर, साबुत धनिया, एसाफोटिडा, हींग, फेनुग्रीक, मेथी, सिनेमन, दालचीनी, ये लोकल नाम भी साथ लिखे में, फेनल, सौंफ, कैरम, अजवाइन, नटमेग, जायफल, मेस, जवित्री, क्लव्स, लौंग, रेड चिली, जो लाल मिर्च होती है, ये सारी वो, और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो ये सारे वो स्पाइसेस जो कि इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, जो कि जो यूरोप में और वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका वगैरह में नहीं। अमेरिका तो उस वक्त था नहीं इक्वेशन में, लेकिन यूरोप की बात करें तो वो नहीं थे वहां पे। इस वजह से इनको चाहते थे कि यहाँ पे आए और ये इनकी बहुत वैल्यू थी, हाई वैल्यू थी। और इसका होता यह था कि इसका कंटेंट कम होता था, छोटे छोटे थे। मसलन अगर आपने लेट से छोटी सी मिसाल है, अगर आप 20-25 किलो भी लेगा यहाँ से टर्मरिक, 20-25 किलो भी यूरोप के अंदर कई महंगी बिकती थी इंडिया के मुकाबले में, लाइक ऑलमोस्ट 100 times मोर एक्सपेंसिव देन व्हाट इट वाज इन इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा आइटम था जिसके ऐसे आते थे। इंडिया बहुत ज्यादा है, अभी भी है। इंडिया हैड बीन अ प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। इंडिया की जो कॉटन है और इंडिया की जो लिनन है, इस पूरी बेल्ट की, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की पूरी बेल्ट, इसकी लिनन और कॉटन इज वन ऑफ द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड टुडे। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ज्योग्राफी के पेपर में आप लोग पढ़ते हैं, वहां पे भी आपने देखा होगा कि इसके अंदर हमारी जो ज्योग्राफिकल बेल्ट है, वहां पे कॉटन इज अ ड्राई समर क्रॉप। तो वहां पे बहुत अच्छी से धूप पड़ती है, धूप की वजह से इसके बहुत अच्छे से कॉटन की क्रॉप हमारे पास होती है। थर्ड, जूट। जूट एक प्रोडक्ट है जो कि बंगाल के अंदर हमारे यहाँ होता है, जो कि बहुत बड़ा सोर्स है ऑफ मेकिंग, जो बोरियां वगैरह बनती हैं, सैक्स वगैरह बनते हैं। तो वो उसकी 70-80% पूरी दुनिया की प्रोडक्शन हमारे यहाँ से, इंडिया से होती थी उस जमाने में। बंगाल पार्ट ऑफ, अब बांग्लादेश हो गया। they wanted markets to sell for their products। इंग्लैंड चाहता था कि यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट्स को बेचे, क्योंकि इंग्लैंड में जो चीजें बन रही थी तेजी से, उसको बेचने के लिए मुझे कुछ जगह चाहिए थी। और 1750 के अंदर इन इंग्लैंड के अंदर एक रेवोल्यूशन आई थी, दिस रेवोल्यूशन इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये था कि मैकेनाइजेशन हो चुकी थी और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मैकेनाइजेशन हुई थी, जिसकी वजह से बहुत तेजी से वहां पे कपड़ा बन रहा था और बहुत ज्यादा, सैकड़ों हजारों मीटर कपड़ा एक दिन में बनता था, जो कि इंडिया में हाथ से बनता था, उससे पहले इंग्लैंड में भी हाथ से बनता था।
अब वो कपड़ा तो बनता था, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल यूज्ड टू कम टू फ्रॉम इंडिया, और वहीं से वो कपड़े बन के वापस आके इंडिया में ही बिकते थे। इंडिया बिकेम द वो लार्जेस्ट मार्केट ऑफ ब्रिटिश। ये इतना जरूरी है कि सोना और सिल्वर में ट्रेड किया जाए कोई भी सामान? कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ब्रिटिश वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड इन ईस्ट एंड फार ऑफ इंडिया। सेफ्रॉन, अच्छा एक चीज है सेफ्रॉन, जिसको क्या कहते हैं, जाफरान कहते हैं हम। जाफरान ये बहुत ही रेयर प्लांट होता है, जो कि माउंटेन हिल्स के ऊपर होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान के बहुत। और ये एक्चुअली जो ये 3 डंडियां होती हैं एक फूल के अंदर, और वो निकाल निकाल के आप बनाते हैं, तो उसका जैसे ही बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। आज इसकी कीमत तो 1.5-2 लाख, 1.5-2 लाख रुपए किलो है आज, शायद इससे भी ज्यादा की जगह। ठीक है। हाउ ब्रिटिश वर एबल टू एक्सपेंड देयर रूल इन इन बंगाल आफ्टर प्लासी। पिट्स एक्ट 1784। पिट्स एक्ट, ये एक्चुअली सवाल है जो ऑलरेडी आ चुका है, तो 7 मार्क्स में आ चुका है जी, 7 और 4 मार्क्स में आ चुका है कि हाउ ब्रिटिश जी। ये एक्चुअली ये पॉइंट्स हैं जिनको आप एक्सपेंड करेंगे। वो ये कि गवर्नर जनरल और रॉयल अपॉइंटमेंट उन्होंने शुरू कर दी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड टू दिस पोजीशन इन 1786। एक पिट्स एक्ट था 1784, जिसके अंदर उन्होंने गवर्नर जनरल अपॉइंट करना शुरू कर दिया, रॉयल रॉयल अपॉइंटमेंट हो गए थे। पहले वो आगे, वो पहले जो है वो इन्होंने कर लिया था उसके थ्रू, क्या नाम है, पहले इनका अपना बोर्ड करता था कंपनी का, अब इन्होंने रॉयल अपॉइंटमेंट कर दिया था। क्या मतलब? ये लिखा हुआ ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज रिप्लेस्ड विद द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इफ यू सी। तो इसका मतलब ये था कि कंपनी का जो अपना बोर्ड था उसको चेंज करके किंग ने अपने बंदे लगाने शुरू कर दिए, और किंग ने कंपनी का थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने हाथ में लिया, पूरा नहीं। A police system was developed to administer the system। इसी के साथ पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये था ना, पिट्स एक्ट। ये पिट्स एक्ट है, ये एक्चुअली हाउ ब्रिटिश में ये है 1, नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं, ये है 2, ये है 3। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो अपॉइंट हुए थे, ही वाज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेड बाय द किंग डायरेक्टली। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये बहुत बड़े आदमी थे, ये इससे पहले अमेरिका के अंदर भी अपॉइंटेड थे गवर्नर। 86 में यहाँ आए थे, 81 में तो अमेरिका इनके हाथ से निकल गया था। अमेरिका आजाद, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका को आजादी मिल गई थी फाइनली 1781 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस वो आदमी था जिसने जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने सरेंडर किया था अमेरिका में। उसके बाद वो इंग्लैंड वापस चले गए थे, इंग्लैंड से फिर किंग के ये बहुत करीबी थे, तो किंग ने इनको अपॉइंट कर दिया था 86 में यहाँ पे, 81 में वहां से फारिग हुए, यहाँ पे 86 में आ गए। तो ये था। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या है? परमानेंट सेटलमेंट इज अ सिस्टम थ्रू विच it was introduced by Lord Cornwallis in 93। अब ये क्या मेकिंग जमींदार ऑफ बंगाल लैंड ओनर्स सब्जेक्ट टू देयर पेमेंट ऑफ अ फिक्स सम टू द ब्रिटिश। ये पहली दफा था कि ब्रिटिश ने डायरेक्टली अपने बंदे अपॉइंट करके उनसे कहा कि हमें टैक्स दो, क्यों दो, हमें आप टैक्स देंगे, हमसे आप हम आपको टैक्स देंगे, आप हमें टैक्स देंगे। ठीक है। In 1793, this amounted to 10% of the total sum collected by the zamindar. The permanent settlement secured the final financial interest of India, East India Company. टैक्स है, ये क्या लैंड ओनर्स? लैंड एक्चुअली ब्रिटिश ने बंगाल की जमीन पे कब्जा कर लिया, और बंगाल की जमीन कब्जा करके बंगाल के ही जमींदारों को दे दी। लेकिन ये वॉल के बाद जमींदार जितना मतलब कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बस ये 10% होता है हमें देना, बाकी तुम कमाओ। लेकिन ये वॉर की बात की है। कौन सी वॉर? बैटल ऑफ प्लासी की ना, ये 93 है ना भाई, बैटल ऑफ प्लासी तो 57 में हो गया। सब्सिडी अलायंस, सब्सिडी अलायंस में इन्होंने फर्दर किया, अगले लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आए थे लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले ने गवर्नर जनरल बनने के बाद क्या किया कि एक नया सिस्टम बताया, इसका नाम है सब्सिडी अलायंस। इन्होंने कहा कि जो लोकल नवाब है, अच्छा ये तो वो लैंड
जो ब्रिटिश ने कब्जा कर ली थी वो उन्होंने दे दी। उसके अलावा वो लैंड जो ब्रिटिश के पास नहीं थी, यानी कि नवाबों के पास थी, उसके ऊपर उन्होंने कैसे अपने अपने पैसे बनाए। नवाबों से कहा कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी आर्मी तुम्हारे पास रहेगी और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तुम्हें पैसे दो, सब्सिडी अलाइन, हम तुमसे अलायंस कर रहे हैं तो हमें पैसे दो। तो बेसिकली ब्रिटिश उनके मर्सनरी बन काइंड ऑफ उनके पेड सोल्जर्स बन गए, उनके चौकीदार बन गए पेड। और उन्होंने उन्होंने ये कहा कि आप हमारे साथ आप हमें पैसे दें, हमारी आर्मी आपके पास रहेगी जिसकी तनख्वाह आप देंगे, और हमारा एक रेजिडेंट एजेंट होगा जो आपके दरबार में बैठेगा और आपको गाइड करेगा, और आपको जो मिलिट्री में सर्विस देंगे उसके हम सर्विस चार्जेस अलग लेंगे और इसकी तनख्वाह आप अलग देंगे। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि इंडियंस वर पेइंग ब्रिटिश फॉर देयर ओन कॉलोनाइजेशन, मतलब इंडियन के खर्चे पे ही वो अपनी आर्मी को यहाँ पे आबाद कर रहे हैं। तो इस पे बहुत सारे इलाके कौन से गए, एनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद एंड अवध एक्सेप्टेड प्रोटेक्शन, मैसूर, अवध, दिल्ली एंड मराठास केम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल बाय द अर्ली 19th सेंचुरी। इस तरीके से एक्सपेंड करके वो सब्सिडी लाइन से बहुत बड़े एरिया के ऊपर वो फैल गए। ये पूरा इसका आंसर है इस बात का कि हाउ ब्रिटिश रूल आफ्टर बंगाल, how expanded their rule. Different attempts by the Indians to prevent British from the taking control over इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी पे इन्होंने लड़ाई करी है 1757 के अंदर। बैटल ऑफ प्लासी का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। बैटल ऑफ प्लासी जो था वो बंगाल के अंदर हुआ था बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिश। सिचुएशन ये थी कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी ये हुआ था कि सिराजुद्दौला जब नवाब ऑफ बंगाल बना तो उसने बोला कि भाई ब्रिटिश जो है हमारे, इनका एक इलाका था कलकत्ता के अंदर जिसका नाम था फोर्ट विलियम, जहाँ पे इनकी फैक्ट्री थी, वहां पे इन्होंने कहा कि फोर्ट विलियम्स की आप फोर्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके जो थे उससे पहले नवाब थे उससे आपका अग्रीमेंट था, तो आप ये क्यों करें? उन्होंने कहा कि भाई वो मर गए तो अब हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। अच्छा, सिराजुद्दौला वाज अ यंग मैन ऑफ 21 ईयर्स ओल्ड। तो 1756 के अंदर उसने कहा कि भाई अगर इफ यू डोंट लिसन टू मी एंड देन, ये मेरी जमीन है, अगर आप नहीं मेरी बात मानते तो आप चला लेंगे। तो 1756 के अंदर उसने उनको ब्रिटिश को डिफीट दिया और फोर्ट विलियम्स उसने कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम्स के ऊपर 1756 के अंदर फोर्ट विलियम्स के ऊपर उसने कब्जा करके उसको उनको भगा दिया और उनको बोला कि जाओ यहाँ से। उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया, पूरे इंडिया से अपने लोगों को जमा किया और उसकी इसकी कमांड किसके हाथ में दी? यहाँ पे एक इंडियन ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर दो दफा सवाल आ चुका है 7 मार्क्स का। जी जी, वो दो सवाल आ चुके हैं, तो इट इज नाउ इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो रॉबर्ट क्लाइव पे आया, रॉबर्ट क्लाइव ने आके फिर पूरे देश में दिया हुआ। तो उसके अंदर जो है वो आए और उसने रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को चैलेंज किया और वहां पे बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी हुई है 1757, ऑलमोस्ट एक साल के बाद जून जुलाई के अंदर बैटल हुई है। और यहाँ पे जो है ब्रिटिश कामयाब हुए। ब्रिटिश कामयाब होने के कुछ रीजंस हैं और उसमें एक बहुत बड़ी रीजन ये थी कि नवाब सिराजुद्दौला का जो प्राइम मिनिस्टर था उसके साथ जो था उसने बिट्रे कर दिया, उसका नाम था मीर कासिम को उन्होंने ब्रिटिश ने पहली डील करी थी कि देखो अगर ये हारता है तो हम तुम्हें इसका नवाब बना देंगे, तो तुम हमारे साथ मिल जाओ, और वही हुआ। मीर जाफर, सॉरी, मीर कासिम बाद में आया। मीर कासिम उसके बाद आया। मीर जाफर, जी, मीर जाफर था। और मीर जाफर ने कहा कि जी हम आपके साथ मिलके चलेंगे, आप हमें जित। तो मीर जाफर ने क्या किया, आधी ट्रुप्स लेके जो है ना वो बैटल फील्ड से गायब हो गया और उसके बाद जो है वहां से ब्रिटिश जीत गया। ब्रिटिश जीतने के बाद ही बिकेम द किंग। सिराजुद्दौला वहीं पे मर गया जी। और यहाँ पे इस बीच में ना एक बैटल ऑफ प्लासी से पहले 1756 की एक ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से एक इवेंट है जो कि 4 मार्क्स में आ चुका है ऑलरेडी और 7 मार्क्स में भी आ सकता है। व्हाट वाज ब्लैक होल ट्रेजेडी? ब्लैक होल ट्रेजेडी ये थी कि जब फोर्ट विलियम्स कैप्चर किया था नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 में, तो कहा यह जाता है कि एक छोटा सा कमरा था 14 बाय 18 फीट। इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक दिस रूम। तो उसके अंदर उसने कहा कि जी इतने रूम के अंदर कितने मोर देन 100%, कोई कहता है 146 पीपल, एक रिपोर्टेड है कि 146 पीपल थे, 123 मर गए, और एक ने लिखा होता 63 पीपल थे, 43 मर गए। ये दो फिगर्स आपको मिलेंगी। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर घुसा दिए और उसके अंदर सफोकेशन से मर गए, क्योंकि जून का महीना बहुत गर्म होता है। वैसे ही ह्यूमिडिटी, इतनी ह्यूमिडिटी होती है, इतने कमरे में आपने बंद कर दिया और वो रात भर सफोकेट होकर मर गए। ये दिस इज द ब्लैक होल ट्रेजेडी विच ब्रिटिश एक्चुअली प्रोपोगेट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। वो कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म हुआ ब्रिटिश के साथ यहाँ पे, इसका बदला लेने गए थे हम। मतलब अपने आप को राइटियस कहने के लिए वो कहते हैं कि ब्रिटिश कहते हैं कि इसका बदला लेने के लिए हम प्लासी गए थे। हम प्लासी गए थे, थोड़ी कहते कि
हमें कुछ वहां पे कुछ चाहिए था, हम तो बदला लेने गए थे अपने लोगों को जो हमारे लोग मारे थे। तो 57 में उन्होंने बदला लिया। उसके बाद ब्लैक टेरिटरी पे सवाल आ चुका है ओलंपिक्स के अंदर, फिर भी आ सकता है। मीर जाफर के ऊपर भी आ चुका है। व्हाट वाज मीर जाफर? ही वाज ही वाज द हु ही वाज द वन he was the one who was mainly responsible for the victory of British. ठीक है? He in return to his rule gave gift gifted gifted many lands to the British, especially around Calcutta. British demanded huge payments. मीर जाफर से बहुत सारे पेमेंट मांगते रहे। मीर जाफर accommodated all the wishes of the British to establish and strengthen their trade in Bengal and surrounding areas. After few years, he was unable to meet the growing demands of the British due to the huge financial losses. उसने इतना ज्यादा उनका फेवर किया कि आखिर में उसका भी खत्म हो गया सारा। भाई मैं कैसे करूं? तो उसके बाद क्या किया? ही अब्यूज्ड द इकोनॉमिक लॉस ऑफ ब्रिटिश। आखिर में मीर जाफर को क्या किया? मीर जाफर को उसका सन इन लॉ था मीर कासिम। आपकी बुक्स में ये कहीं जगहों पे कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है मीर कासिम वाज हिज सन, which is wrong. मीर कासिम was his son in law. Remember, there is a mistake. Please correct it. Mir Qasim was not his son; it was son in law. Yes. वो तो लिखेंगे सन इन लॉ है भाई, सिंपल है यार। बुक में कर देखा था थोड़ी वो सक्सेसर ही ना उसके बाद बनाना कहीं। ही सक्सीडेड। सक्सेसर के दो मीनिंग होते हैं। सक्सेसर वो जो ऑफिशियल है, और एक सक्सेसर वो जिसने उसको टेक ओवर किया। तो ऑफिशियली सक्सेसर तो उसका बेटा होता था, लेकिन उसने टेक ओवर किया तो यू कैन से कि सक्सेसर था। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किया इन 1764। द नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, जो कि रिप्लेस हो चुका था, ब्रिटिश बना चुके थे, लेकिन मीर कासिम भी नाराज हो चुका था ब्रिटिश उस वक्त तक। नवाब ऑफ शुजाउद्दौला मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। बैटल ऑफ बक्सर पे सवाल आता है, 4 मार्क्स का, 7 मार्क्स का भी आ सकता है। है नहीं, सिराजुद्दौला अलग है, वो अलग, वो बंगाल का है, ये उधर का, अवध का। तो वहां पे उन्होंने लड़ाई लड़ी बैटल ऑफ बक्सर में। ब्रिटिश डिफीटेड द अलायंस ऑफ द ऑल थ्री किंग्स, और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी 1765 में, which established the British supremacy in बंगाल, बिहार, अवध एंड उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है कि व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये भी 4 मार्क्स में आ सकता है। ब्रिटिश वर लेड बाय हेक्टर मनरो एंड रॉबर्ट क्लाइव, एंड लेटर ऑन रॉबर्ट क्लाइव। मीर कासिम खत्म करके रॉबर्ट क्लाइव उन्होंने कहा कि भाई अब ये हम इंडियन बना ही नहीं रहे, हम डायरेक्टली अपना गवर्नर जनरल बना। तो उन्होंने अपना डायरेक्ट अपना गवर्नर जनरल बना दिया, जो कि रॉबर्ट क्लाइव बन गया। और रॉबर्ट क्लाइव, इसमें जो लॉसेस हुए 1000 कैजुअलिटीज फ्रॉम द ब्रिटिश साइड एंड 6000 इस वॉर के बाद उन्होंने कहा कि अपना खुद बना। रॉबर्ट क्लाइव को उन्होंने कहा हम खुद अपना गवर्नर बनाते हैं। शाह आलम, मीर कासिम और सिराजुद्दौला। Good job. मैसूर वॉर्स। अच्छा, मैसूर वॉर्स के ऊपर ना आप सवाल आ सकता है, और डिटेल्स में अब ये लोग जा रहे हैं, लेकिन हमने इतना आसान नहीं है बैटल ऑफ प्लासी की तरह, क्योंकि ये 4 हुई हैं। मैसूर वॉर नहीं है, मैसूर वॉर्स हैं। देवर 4 मैसूर वॉर्स। यूजुअली बैटल ऑफ बक्सर एक है, बैटल ऑफ प्लासी एक है, बाकी सब एक है, ये 4 है। और ये 4 के अंदर दो दो लोग इन्वॉल्व, एक टीपू एंड टीपू का बाप हैदर अली, ये दोनों इन्वॉल्व है। तो हैदर अली was the king of Mysore, who became the king of Mysore in 1761, और फर्स्ट मैसूर वॉर हुई 67 से 69, जिसमें हैदर अली चैलेंज द ब्रिटिश फॉर कैप्चरिंग मद्रास। ब्रिटिश ने एक्चुअली उसके करीब का एक इलाका था मद्रास, उसको कैप्चर किया। तो ब्रिटिश, तो हैदर अली ने बोला कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो, उसने चैलेंज किया ब्रिटिश को। ब्रिटिश जी, वो हाँ, निजाम ने ब्रिटिश को सपोर्ट करा था। निजाम ऑफ हैदराबाद जब पीछे हटा तो मैसूर जीत गया। ब्रिटिश वर सपोर्टेड बाय निजाम ऑफ हैदराबाद, हु लेफ्ट इन द मिडिल ऑफ द वॉर। ब्रिटिश वीकेंड ड्यू टू द एग्जिट ऑफ निजाम, और फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई साइन। क्या ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, जिसमें हैदर अली जीत गया। हैदर अली ने अपनी मर्जी की बात बनवाई। सेकंड मैसूर वॉर वाज 1780 to 84. This is the longest and the bloodiest of the Mysore wars. It was started when Hyder Ali was the ruler. However, he died in between. 82 में वो मर गया। 4 साल चली है, बहुत ब्लडी वॉर थी। उसके बाद उसको बेटा बना, बेटे बनने के बाद वॉर 2 साल और चली 84 तक। और टीपू ने सक्सेसफुली डिफीट किया शुरू के 2 सालों में। बाद में काफी उनको भी, ब्रिटिश को भी इंपॉर्टेंट बैटल जीतने को मिली है। लेटर ब्रिटिश गैदर्ड द फोर्सेस, और सब कुछ मिलके जब टीपू और उनकी आपस में लड़ाई हुई, आखिर में फाइनल ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई आखिर में। और ये तकरीबन बैलेंस वॉर थी, बहुत ज्यादा।
तीन treaty फिर आखिरी वाली ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है मार्च 84 में, जिसके अंदर ये कहा गया कि भाई स्टेटस को एंटीबैलम, इसका मतलब है कि हम उस पे जाएंगे जो 1780 में जो अरेंजमेंट था वही करेंगे, किसी की कोई बात नहीं मानेगा, मतलब ना तुम हमारी जमीन पे आ रहे हैं ना हम तुम्हारी जमीन पे आ रहे तो कोई नहीं जीता। हैं, मतलब वापस चले जाओ 80 पे जाते। एक तरह से ब्रिटिश जीत गए इन द सेंस कि ब्रिटिश की जमीन पे जो कैप्चर करना चाह रहा था टीपू सुल्तान और हैदर अली, वो नहीं कर सके। तो इन दैट सेंस दे जीत गए, दे वन। अगर उनके इलाके में जो नहीं हुआ, टीपू के इलाके में नहीं हुआ, लेकिन टीपू का जो एडवांस था वो वापस हो गया, जैसे treaty of सेरिंगापाटम। ये सेरिंगापटम। अब ये क्या थर्ड है, थर्ड क्या, इट वाज स्टार्टेड बाय टीपू इन्वेडेड नेबरिंग स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर 90 में, उसने अपने बराबर में किया जी। अब वो वहां पे ट्रेवनकोर के ऊपर ब्रिटिश की सपोर्ट से, सॉरी फ्रेंच की सपोर्ट से किया। टीपू के जो अलाइज थे या टीपू के जो दोस्त थे वो फ्रेंच थे, तो फ्रेंच के जब उससे किया तो वहां पे पता चला कि जी ये तो इनके साथ मिले हुए। तो ब्रिटिश को गुस्सा है, ब्रिटिश ने कहा कि भाई ये क्या, आप हमारे इलाके में घुस रहे हो वो भी फ्रेंच की मदद से, तो ये तो हम नहीं होने देंगे। वो पीछे उन्होंने कहा कि ये तो हम आप उसको रोकेंगे उसको। तो वहां पे सेरिंगापटम के अंदर 1792 के अंदर फिर सरेंडर किया, को लॉर्ड कॉर्नवालिस सब लड़ने आ गए, और उसके बाद सीज ऑफ सेरिंगापटम टीपू को अंदर बंद कर लिया, और फिर वहां पे जो है वो सरेंडर हुआ और ब्रिटिश जीत गया, और ब्रिटिश ने इस दफा टीपू की आधी जमीन ले ली थर्ड वॉर के बाद। उसके बाद फोर्थ वॉर क्या थी 88 98 99 में, इस बीच में वो मारा गया। यहाँ पे इस वजह ट्रीटी नहीं है क्योंकि कोई किंग ही नहीं था मैसूर का जो जो ट्रीटी करता, तो वो मर, जो एक ही पार्टी बची ना, एक मर गया, टीपू मर गया, टीपू श्रीरंगपट्टनम के अंदर मरा। इसको जो टीपू, कौन सी थर्ड वाली के अंदर टीपू ने अटैक किया अपने नेबर पे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच हु वर द एनिमी ऑफ द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने बोला भाई फ्रेंच यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है तो फ्रेंच को रोकना, फ्रेंच को रोकने के लिए वो आए और उन्होंने टीपू को हरा दिया। जब टीपू को हरा दिया तो टीपू की आधी जमीन उन्होंने ले ली, उन्होंने कहा इसको कमजोर करो नहीं तो ये आसपास के इलाकों को तंग कर रहा है। और किनको तंग कर रहा है, जिनके साथ सब्सिडरी अलायंस है ब्रिटिश का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। तो वो कह रहे हैं कि ये हम नहीं करेंगे। सब्सिडरी अलायंस तो खैर बाद में हुआ था, लेकिन ये कि उन्होंने कहा था कि इनके साथ हम जो है ना, ये हमारे साथ हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है तो हम इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ये वजह थी, तो टीपू की उन्होंने आधी जमीन ले ली उसको वीकन करने के लिए बाद में। लेकिन फोर्थ वॉर और हुई 98 में, जिसके अंदर फ्रेंच और ब्रिटिश लड़ते रहे। फ्रेंच और ब्रिटिश लड़े आपस में, लेकिन फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे टीपू को, और टीपू के किले के अंदर श्रीरंगपट्टनम में घुस गए। श्रीरंगपट्टनम वाज द कैपिटल ऑफ मैसूर। वहां पे किसकी मदद से घुसे, मीर सादिक। यहाँ पे वो है सेकंड आदमी मीर सादिक जिसने टीपू को हरवाया। अब आ जाइए एनेक्सेशन ऑफ सिंध। एनेक्सेशन ऑफ सिंध जो है वो बड़ी सिंपल सी एनेक्सेशन है। 39 के अंदर वो गए थे अफगानिस्तान, कौन, ब्रिटिश, और 39 में अफगानिस्तान जाके ब्रिटिश हार गए। जब ब्रिटिश वहां पे हारे तो वो वापस आ रहे थे 42 में, 3 साल वहां पे लड़के हारे तो वापस आए, तो वापस आ रहे थे, दे वर क्रॉसिंग थ्रू सिंध। तो सिंध पे उन्होंने एक्चुअली दे कन्वर्टेड द डिफीट ऑफ अफगानिस्तान इन सक्सेस ऑफ सिंध। तो उन्होंने सिंध को कैप्चर कर लिया। सिंध के रूलर्स के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, ऐसा नहीं था कि सिंध से उनका ताल्लुक सिंध का था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम कब्जा कर रहे हैं, उन्होंने लड़ाई करके वहां पे सिंध के ऊपर कब्जा कर लिया जी। वो जी, Sindh, on the other hand, had flourishing friendly relations with British since 1809 से उनकी दोस्तियां थी। When both parties started to engage in trade, the emirs of Sindh were comfortable with the British officer. Sir James Outram एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो सिंध के अंदर ब्रिटिश का एक कमांडर था, who honored the locals and gave them due respect. However, things started to change when Charles Napier was appointed in 41. ये 1941 लिखा हुआ, it is wrong, it is 1841. एंड ही स्टार्टेड टू ट्रीट लोकल अमीर स्ट्रिक्टली। उसने कहा कि भाई ये इनसे हम जमीन लेंगे। चार्ल्स नेपियर ने चीज किया। ही वाज एन एम्बिशियस मैन who wanted to leave mark and expand the territories under the control. He planned to annex Sindh and invaded it on 17 February 1843. This invasion is also seen as an unnecessary adventure. This act of British was described by a British author as an act of a bully who gets beaten in the street and comes home to beat his eye। यानी कमजोर पे आपने कब्जा कर लिया क्योंकि जिसको सिंध से कोई लड़ाई थी नहीं आपने। दैट इज हाउ इट वाज टेकन अवे। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, इसके ऊपर सवाल आ चुके हैं। रणजीत सिंह के ऊपर सवाल आ चुका है, 4 मार्क का, 7 मार्क का भी आ सकता है। In Punjab, Ranjit Singh also did not accept the supremacy of British. पंजाब में
रंजीत सिंह के जमाने में वो नहीं जीत सके जब तक रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह साइन 2 मेजर ट्रीटीज विद ब्रिटिश 1808 1838 where he was able to make British agree to his conditions. He died in 39, after which they came to take control. British took advantage of their internal 1946 के अंदर बैटल ऑफ अलीवाल पर फुरमा का सवाल आ चुका है, एंड साइन ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846. British were led by Sir Harry Smith against the Sikh leader रणजोत सिंह मजीठिया, पंजाब के हैं ये पंजाब सिख लैंड, और 46 के अंदर कैप्चर कर लिया था उन्होंने. Sikhs accepted defeat and surrendered a large area to the British, and they also paid a huge amount. Later, Sikh ruler decided to take the lost territories, but लेकिन वो हार गए और पंजाब जो है वो पूरा का पूरा 59 में उनके हाथ से निकल गया. War of 1887, this was the last attempt by the Indians to defeat the British, और इसको हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे. 1857 की वॉर के अंदर पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी गई एक साथ, और जिसको कोई फायदा नहीं हुआ, ब्रिटिश फिर भी जीत गए. अब ये है कि द रीजन फॉर द ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, क्यों इंडिया में ब्रिटिश जीते. द डिसयूनिटी ऑफ इंडिया, सबसे पहला चीज ये, आई थिंक दिस इज वेरी simple to understand. Indian people were disunited among themselves, और वो आपस में लड़ते रहते थे. दैट इज व्हाई जैसे सिंध पे कब्जा कर रहे तो पंजाब नहीं बोला, पंजाब पे कब्जा कर सिंध नहीं बोला, मैसूर पे कब्जा कर रहे तो मद्रास नहीं बोला. तो ये आपस में जो इनकी चीजें थी, भाई एक बाहर से आदमी आया हुआ है ब्रिटिश, एक बाहर से पावर आई हुई, तो उसको रोकने के लिए सब कुछ मिलकर काम करने चले. नहीं, दे वेटेड के जब वो अपने इलाके में, जब तक वो उनके इलाके में नहीं आता तक वो नहीं लड़ते थे ब्रिटिश के खिलाफ. अगर ये सारे के सारे मिलकर लड़ते तो शायद ये जीत जाते. Advanced technology of British, obviously, British had a very better advantage in terms of the technology, क्योंकि इंग्लैंड में जो था वो रिनाइसेंस और दूसरी चीजें हो चुकी थी जो आपका पार्ट नहीं है यहाँ पे पढ़ने का, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो सब चीजें थी जिसकी वजह से वहां पे वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे. और उन्होंने बहुत तेजी से बंदूकें बना रही थी, आर्टिलरी बना रही थी, वेपन बना लिए थे, और जिसकी वजह से तोपें बन गई थी बहुत अच्छी, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ते थे. उनके पास शिप बहुत अच्छी थी. Better administration, British started to implement their own administration system, which was more efficient and workable to generate profits for them. Administratively, British were very, very efficient, और उनको बहुत बड़े-बड़े एरियाज को बहुत आराम से कैप्चर करना आता था और रन करना आता था. रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, he started his career in the British East India Company 1744. वो बहुत छोटे ओहदे पे आया था, और he was a young man, एक क्लर्क के ऑफिस ऑफ अ क्लर्क में आया था 1744 में. Remember, Robert Clive was the most controversial figure in the history of British East India Company, क्योंकि ये बहुत गरीब आदमी था. गरीब से मुराद एक नॉर्मल आदमी था, और बहुत ज्यादा अमीर होकर इंडिया से गया है, और ये इतना ज्यादा पैसा कमा के गया इंडिया से कि जब he went back to England तो he became a lord. How he became a lord? उसने बहुत बड़े लेवल के ऊपर बहुत सारी जमीनें खरीदी, इसकी वजह से वो he became a lord in England, और वो लॉर्ड बनने की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, और उसकी वजह से he was hated in England as well. जो खानदानी लॉर्ड थे उन्होंने कहा कि भाई ये आदमी कहां से आ गया अचानक इतना पैसा लेके, जो करप्ट आदमी की हमारे पे जगह नहीं है. He started his career of clerk. He came into prominence during his service in East India Company in the South Indian War. अच्छा, एक ये साउथ इंडिया में वॉर जो हुई थी, वहां पे ये थोड़ा प्रोमिनेंस में आया था 47, 48, 50, 49. कर्नाटक वॉर हुई थी साउथ इंडिया के अंदर. कर्नाटक वॉर्स के अंदर ये प्रोमिनेंस में आया जी. फ्रांस जी, वहां पे इसने कर्नाटक फोर्सेस, फ्रेंच में जाता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी ये तो बड़ा कैपेबल आदमी है, इसको आगे लेकर आओ. और उसके बाद इसको जो पहला ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें कमांड इसको मिली थी, वो क्या थी? बैटल ऑफ प्लासी, जिसके अंदर ये जीता है बहुत अच्छे से. बैटल ऑफ प्लासी, ये जीतने की जो रीजन थी और जिस वजह से स्ट्रेटेजी की थी, वो क्या थी? वो इसके थी, ही वाज एबल टू सिक्योर मोस्ट significant victory in the history of India by Battle of Plassey, after which the British rule established. He approached मीर जाफर, उसने मीर जाफर को मिला दिया कि इसकी स्ट्रेटेजी कैसा था कि इंडियो ब्रेक करो तो हम जीत जाएंगे. He also tactfully understood the situation and covered his cannons to prevent. उस दिन बारिश हुई थी, और वो कैनन जो थी, सिराजुद्दौला की कैनन्स ओपन थी, इसने अपनी कैनन्स को बंद कर दिया था, जिसके जंग लग गया. वेरी गुड. जो सिराजुद्दौला की जो लोकल गन पाउडर गन्स थी, उनका गन पाउडर गीला हो गया और उन पर जंग आ गया और वो चलने में मुश्किल हो गई.
और इसकी जो थी वो कवर्ड थी, तो इसका गन पाउडर बड़ा क्लियर था, इसने बहुत आराम से उनके ऊपर बम्बार्टमेंट की, जो कि वो उसका रिप्लाई नहीं कर सके वहां से। ही ऑल्सो, अच्छा, क्लाइव एक्सपीरियंस वाज एक्सपीरियंस सोल्जर फॉर फ्रेंच, तो उसका एक्सपीरियंस जो था वो यहाँ पे सारा का सारा काम आया। फॉर हिज ब्रिलियंट सर्विस to the Battle of Plassey, he was made the governor of Bengal in 57 to 64, and then later on 64, 67. As governor, he enabled supremacy of the British East India Company and increased their trade all over Bengal. बंगाल के बहुत सारे जगहों पे कब्जे किया इसने. He increased the power of merchants, which helped British. इसने locals को कमजोर किया और अपने British merchants को empower किया. He was able to make Awadh as a buffer state. ये एक था कि जहां से बफर स्टेट का मतलब होता है कि न्यूट्रल स्टेट बिटवीन द टू एनिमी कंट्रीज, एनिमी टेरिटरीज, जिससे इनको बड़ा फायदा हुआ कि इन पे डायरेक्ट अटैक नहीं होता था. ही इंट्रोड्यूस नंबर ऑफ रिफॉर्म्स, डुअल सिस्टम of government, civil services, abolition of private trade system, society of trade, military reforms. ये सारी चीजें इसने इंट्रोड्यूस कराई थी बंगाल के अंदर. He became Lord Clive, जो मैं आपको बता रहा था, which is the major social status in England, accused plundering India but found not guilty by the British authorities. इसके ऊपर मुकदमा भी चलाया कि तुमने इंडिया को बहुत जबरदस्त किस्म की प्लंडरिंग की. Died in 74 in London, 1774 in London. He committed suicide due to the order, due to the due to overuse of opium. सर मैं आपको जाने से पहले ना क्लास में कुछ सवाल है. We'll talk about that. Explain the impact of railways. अच्छा, ब्रिटिश ने रेलवेज इंट्रोड्यूस कराई थी इंडिया के अंदर 1800s के अंदर. अब भी अपडेटेड इसमें इसी में देख लेना, वीडियो क्लियर हो जाएगा. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वैसे मैं अपडेट भी कर दूंगा. ओके, रेलवेज, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन द लाइव्स ऑफ इंडियन. इंडिया में ट्रेड, सॉरी, इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे ब्रिटिश ने रेलवे सिस्टम. इससे पहले रेलवे सिस्टम नहीं था. जैसे टेक्नोलॉजी लेकर आए थे तो रेलवे वर इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन इंडिया. इट वाज मेंट फॉर ट्रेड ऑफ गुड्स which connected markets and ports of for exports and imports. Railways transformed India and provided the fastest means of transportation of the time. It expanded the trade routes within India. It provided opportunity to transport food to different parts of India, especially in the time of famine. ये भी एक फायदा हुआ था कि उस जमाने में famine इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पड़ते थे, क्योंकि बहुत बड़ी लैंड थी, तो वहां से एक जगह से दूसरी जगह पे फूड पहुंचाने के लिए भी बहुत ज्यादा काम आते थे. It provided opportunity to, अच्छा, it through railways British were able to transport their army. अच्छा, इसका फायदा ब्रिटिश को ये हुआ कि वो अपनी आर्मी को हर जगह पहुंचा देते थे बड़ी जल्दी से, और एमुनिशन और वेपन्स वगैरह पहुंचा देते थे. Troops could be transported around India. It also provided fastest means to people of to travel from one place to another. It connected several cities. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, जितनी तेजी से पहले कनेक्टेड नहीं थी, अब कनेक्शन हो गए बहुत सारी सिटीज के. रेलवेज कंसोलिडेटेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया. रेलवेज ने कंसोलिडेटेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया किया और बहुत आराम से वो बन सके. अब आ जाइए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. एक्चुअली 4 हैं, लेकिन तीसरे और चौथे को हम साथ मिलकर करते हैं. नंबर 1, पहला एस्पेक्ट इसका ये, जिसपे अलग 7 मार्क्स का, सॉरी 7 and 14 मार्क्स का सवाल आता है, वो है व्हाई दिस वॉर स्टार्टेड, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, के रीजंस क्या थे शुरू होने के. दूसरा जो एस्पेक्ट आता है, जो कि अलग 14 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाई दिस वॉर फेल्ड. दिस टॉपिक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज द ओनली टॉपिक जिसके ऊपर अलग अलग एस्पेक्ट पे 14 मार्क के क्वेश्चंस और 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. इसलिए सबसे ज्यादा रिच टॉपिक है, सबसे ज्यादा मटेरियल, सबसे ज्यादा डायमेंशंस हैं. और एक सवाल इसके ऊपर आता है कि हाउ सक्सेसफुल वाज दिस वॉर, सक्सेस एंड फेलियर, यानी कि कंक्लूजन क्या हुआ इसका. ये 3 अलग अलग पार्ट्स है. दैट इज व्हाई दिस टॉपिक, द वॉर ऑफ 1857, इट कैन बी रिपीटेड इन जून एंड नवंबर एज वेल. क्योंकि अगर जून और नवंबर में रिपीट होगा, मगर सवाल अलग होंगे. लेट्स से जून में आ गया कि व्हाई इट हैपेंड, तो कॉजेज आ गया, और नवंबर में आ जाएगा व्हाई दिस वॉर फेल्ड, अलग सवाल है. टॉपिक रिपीट हो रहा है, सवाल अलग है. और अगले जून में आ सकता है कि व्हाट वाज द सक्सेस, व्हाट वाज द सक्सेस और अ फेलियर ऑफ दिस वॉर. तो ये अलग अलग डायमेंशन है इस पूरे टॉपिक की, जो इज अ वेरी रिच टॉपिक. इसमें सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा रिपीटेड जो है ना, वो कॉजेस और आपका नंबर 2 पॉइंट है कि व्हाइट लॉ. कॉजेस ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सब यहाँ पे लिखे हुए, मैं आपको
एक प्रीव्यू करा देता हूँ कॉजेज में। इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर पॉलिटिकल कॉजेज, रिलीजियस, मैं बताता हूँ, सोशल कॉजेज, रिलीजियस कॉजेज के अंदर अलग अलग चीजें हैं, और उसके बाद मिलिट्री कॉजेज। ये 5 कॉजेज को डिटेल में किया हुआ है, और एक्चुअली इन सब के अंदर मल्टीपल अलग अलग भी हैं। सो कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, ब्रिटिश के इकोनॉमिक कॉजेज क्या है कि इकोनॉमिक की वजह से ब्रिटिश यहाँ पे आए, और उन्होंने यहाँ पे आने की वजह से, यहाँ आने के बाद इतनी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन की ब्रिटिश ने कि वो इतनी तेजी से उन्होंने एक्सपेंशन की कि उसकी उसका उसका जो इम्पैक्ट था वो लोकल इंडियंस पे आना शुरू हो गया, और लोकल इंडियन ट्रेड और इकोनॉमिक्स खराब होने लगी, लोगों को उसका नुकसान होने लगा। वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ लोकल्स को। क्या? सबसे पहले तो इट प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल फॉर द न्यूली स्टार्टेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। आई जस्ट टोल्ड यू लिटिल बिट while ago, 5-10 minutes ago, कि ब्रिटिश इंडिया इंग्लैंड के अंदर 1750 के अंदर क्या हुई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वहां पे बहुत तेजी से उन्होंने जमीनें इंडिया की कैटेगरी शुरू की। इंडिया का रॉ मटेरियल वहां जाता था, तो रॉ मटेरियल इंडिया से लेते थे और वहां जाके बनाते थे। मास प्रोडक्शन मींस नीड ऑफ लार्ज मार्केट्स। देखिए ब्रिटिश ने कैप्चर कब किया? 1757 में बैटल प्लासी हुआ, 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है। दोनों चीजें कंबाइन हो रही है, एक दूसरे को सप्लीमेंट करें। मास प्रोडक्शन मींस नीड फॉर लार्जर मार्केट्स। जब प्रोडक्शन होगी तो बेचेंगे भी, तो कहीं बेचेंगे कहाँ? इंडिया में। इंडिया विद द लार्जेस्ट मार्केट। फिर क्या किया? फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल ब्रिटिश प्रेशराइज द लोकल्स टू टैक्स एग्जेम्पशन। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे इलाके में ट्रेड करेंगे, रॉ मटेरियल देंगे, मार्केट बनाएंगे, लेकिन तुम्हारी यहाँ टैक्स नहीं देंगे, हम फ्री में काम करेंगे तुम्हारी। दे ऑल्सो मेड टैक्स एक्सेम्पशन फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। ये हो गया उसी में कवर। ऑन द अदर हैंड इंडियन ट्रेडर्स वर पेइंग टैक्सेस। अच्छा, मजे की बात यह कि इंडिया के ट्रेडर इंडिया में टैक्स दे रहे हैं, ब्रिटिश ट्रेडर इंडिया में टैक्स नहीं दे रहे, तो जिसकी वजह से डिफिकल्टी किसको थी? इंडियन ट्रेडर को। उनके लिए आसानी थी, तो इंडियन ट्रेडर बहुत नुकसान हो रहा था। फिर इंडियन सोल्जर्स वर नॉट गेटिंग इक्वल सैलरीज। इकोनॉमिक कॉज हो गया ना। इंडियन आर्मी के, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के अंदर ब्रिटिश की तनख्वाह ज्यादा है, इंडियन की तनख्वाह कम है। The army maintained by the British Indian Company within India was paid by the local rulers. वो सब्सिडी लाइन में पढ़ चुके ब्रिटिश में। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एच पॉइंट जो लिखा हुआ है। ब्रिटिश ने कहा कि इंडिया से बाहर आप लोग इंडियंस कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इंडिया से अगर कोई माल बाहर जाएगा तो वो हम बेचेंगे। ब्रिटिश एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया से बैठ के लोकल इंडिया नहीं कर सकता, यानी कि जो बाहर की कमाई है वो सारी की सारी ब्रिटिश एंजॉय करेगा, इंडियंस को नहीं मिलेगी। बहुत ही जाहिर है, इतने खतरनाक पॉइंट है, तो लोकल लोग तो नाराज होने थे ना। पॉलिटिकल कॉजेस क्या हो? नहीं, इंडिया से लेट से अगर कहीं, लेट से चाइना से ऑर्डर आ रहा है कि हमें इतनी कॉटन चाहिए, तो इंडियन लोकल आदमी नहीं बेच सकता, ब्रिटिश ही बेचेगा, प्रॉफिट भी उनको मिलेगा। इंडियंस इंडियंस डायरेक्ट माल बाहर ही बेच सकते हैं। पॉलिटिकल कॉजेस अभी जो हमने ऊपर पढ़े थे वो सारे के सारे वही हैं। पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर सिराजुद्दौला का बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, मैसूर, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, ये सारी चीजें पॉलिटिकल कॉजेस है, जिसके अंदर दे स्टार्टेड टू टेक कंट्रोल ऑफ डिफरेंट लैंड्स ऑफ इंडिया इन डिफरेंट स्टेजेस, जिसकी वजह से दे वर हेटेड बाय द इंडियन पीपल। वो सारी की सारी जो डेट से हमने ऊपर पढ़ी है वो सब चीज के अंदर आएगी। इसमें यहाँ पे पॉइंट में वही लिखी हुई है, लेकिन वो ऊपर सारा डिटेल में लिखा हुआ है, उसी में से चीजें पॉइंट निकाल के डालेंगे और सीक्वेंस वही बनेगी। कर्नाटिक वॉर्स के अंदर इन्होंने काम किया, फिर बैटल ऑफ प्लासी है, फिर बैटल ऑफ बक्सर है, फिर वॉर्स ऑफ मैसूर है, फिर एनेक्सेशन ऑफ सिंध, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब है। तो इंडियंस को पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेशन हो रही थी क्योंकि ये उनकी जमीनें छीन रहे थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिटिकल कॉजेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहता है कि ये पॉलिटिकल कॉजेस में एक तो उन्होंने जंग लड़ के लड़ी, उसके अलावा ये 7 जगह जो नाम लिखे हुए, ये 7 जगह इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से थ्रू लॉ छीनी है इंडियन से। वो कैसे छीनी है? इन्होंने एक लॉ बनाया 48 में, इन्होंने बोला कि भाई अगर कोई इंडियन नवाब या राजा, हिंदू हो या मुसलमान, अगर उसका सगा बेटा नहीं है, नेचुरल बेटा नहीं है, तो उसकी लैंड लैप्स कर जाएगी और उसके ऊपर ब्रिटिश कब्जा कर लेंगे। लैप्स जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें होता यह है कि अगर बेटा नहीं है तो भाई को चला जाए या बेटी को चला जाए,
या बीवी रूल कर ले या उसका एडॉप्टेड सन यूज कर ले या भाई का बेटा यूज कर, नहीं, उन्होंने नहीं, अगर आपका नेशनल हायर नहीं है, बेटा नहीं है, तो आपकी जमीन लैप्स हो जाएगी। इस तरीके से इन्होंने लैप्स करके कितनी जमीनें ली हैं? 4 बड़े इलाके लिए, 4 बड़ी नवाब, स्टेट ऑफ सतारा, जयपुर 49, ये सब, संभलपुर, भाट, बाहत, उदयपुर, झांसी, नागपुर। अब समझ में आया रानी और झांसी क्यों लड़ रही थी? तो बेटा बेटा बच्चा को नहीं, उसका अडॉप्टेड सन था। वो जो तस्वीरों में आपने देखा होगा रानी और झांसी, अगर आपने देखा होगा तो वो एक एक बच्चे को अपने जिस्म से बांध के लड़ रही है, वो उसका वो एडॉप्टेड सन है उसका, जिसको वो चाहती थी कि किंग बने, लेकिन ब्रिटिश ने डॉक्टर एंड लैब्स के थ्रू उसकी जमीन ले ली। तो दैट इज व्हाई शी वाज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये थी डॉक्टर ऑफ लैब्स, ये भी पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर आता है। अब आ जाइए सोशल कॉजेस। सोशल कॉजेस के अंदर सबसे पहला क्या था? ब्रिटिश ने आपकी जो लैंग्वेज थी उसको रिप्लेस किया विद इंग्लिश। और वो कब किया? 1835 के अंदर। किस तरह से किया? एक लॉर्ड मैकॉले थे जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी इंडिया की, लॉर्ड मैकॉले, उसको कहते हैं मैकॉले मिनट्स, उनकी पॉलिसी पॉपुलरली नोन एज मैकॉले मिनट्स। और उसका जो एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग इंडिया के ऊपर ओपिनियन है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो ये कहते थे, उनकी जो पूरी मैकॉले मिनट्स है, फरवरी 1834 या 1835 में उन्होंने मैकॉले मिनट्स पेश किए थे इन इंग्लैंड। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडियंस आर अ वेरी इंफीरियर पीपल, इंडियन लिटरेचर, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर, इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन नॉलेज इज अ वेरी इंफीरियर लैंग्वेज। और इनके पास कुछ भी नहीं है, ना संस्कृत के अंदर, ना पर्शियन के अंदर, ना अरबिक के अंदर, और ये लैंग्वेजेस सारी डेड लैंग्वेजेस है। और इसके अंदर हमें एजुकेशन नहीं कंटिन्यू करनी चाहिए, इसको हमें तबाह कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने, ब्रिटिश ने इन इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर, ब्रिटिश ने अपना जो एजुकेशन सिस्टम था उसको इंग्लिश में कर दिया इंडिया के अंदर, और उसको इन्होंने हटा दिया, जिसकी वजह से बहुत बैकलैश आया। और फिर दूसरा क्या था? पर्दा, जो पर्दा इंट्रोड्यूस हमारे यहाँ था, उसको उन्होंने कहा कि भी मिक्स गैदरिंग होगी, और पर्दा, मॉडर्नाइजेशन और ड्रेसेस एंड सोशल नॉर्म्स वगैरह सारी चीजें चेंज हुई, जिसकी वजह से बहुत बैकलैश आया इंडियन सोसाइटी के अंदर। रिलीजियस में आया, वो उसमें लिखा हुआ है, ये रहा। अच्छा, रिलीजियस के अंदर आप लोग यूजुअली इतनी डिटेल में चीजें नहीं होती, जितनी मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है, तो जो 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 आप लोग देख रहे हैं सामने, तो यू कैन, ये सारे के सारे बहुत ही ऑथेंटिक और सबके सब बहुत ही लॉजिकल चीजें। जो अफगान इन्वेजन हुई थी 3942 के अंदर, जिसकी वजह से बहुत जबरदस्त किस्म का बैकलैश आया था फ्रॉम हिंदूज टू अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो क्या आया था? वो हुआ ये था कि ब्रिटिश वांटेड टू टेक द ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स इनटू अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान जाने के लिए आपको रिवर क्रॉस करना पड़ता है, रिवर इंडस। और रिवर इंडस क्रॉस करने के लिए हिंदुओं ने मना कर दिया कि हम रिवर इंडस क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रिलीजन इसके अगेंस्ट है। सर मगर अगर ये लोग इनको मना है तो ये लोग फिर यूके अब जाते हैं, अब उस जमाने में नहीं, अब थोड़ा सा हो गया है, लेकिन उस मॉडर्नाइज हो गया है, वो पहले इतना ज्यादा नहीं जाते थे। तो अच्छा, ये जो बिलीफ है इनका, यही बिलीफ की वजह से हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इंडिया ने कभी किसी और कंट्री पे इन्वेड नहीं किया, गेट माय पॉइंट। और इंडिया ने कभी अपनी नेवी बिल्डअप नहीं की, कभी भी नहीं। उन्होंने इतने बड़े बड़े किंग आए हिस्ट्री में, 3-4 हजार साल की हिस्ट्री में इंडिया के, हिंदू किंग्स थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इंडिया के बाहर अटैक नहीं किया, क्योंकि उनके रिलीजन के खिलाफ था। और इसीलिए इंडिया की कभी नेवी नहीं थी। इंडिया की इतनी बड़ी कोस्टल बेल्ट है, इंडिया की कभी भी ट्रेड नहीं थी। इंडिया ट्रेडर बाहर नहीं जाते, बाहर का ट्रेडर इंडिया आता था। उसके रीजन सब अरब आते थे, ब्रिटिश आते थे, फ्रेंच अलेक्जेंडर भी आया था ना भाई, 24-23 सब आए, सब के सब आए, इंडिया कहीं नहीं गया, क्योंकि इनके रिलीजन में खिलाफ था। तो इन्होंने कहा कि भाई हम अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि रिवर इंडस क्रॉस करेंगे तो हमारा हमारा जो जो रिलीजन है, हम रिलीजन से आउटकास्ट हो जाएंगे। इसलिए सर हिंदुइज्म भी सिर्फ इंडिया में, इसीलिए हिंदुइज्म आगे स्प्रेड आउट भी नहीं किया। और इसी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, ब्रिटिश ने कहा कि बीच में जाना पड़ेगा। तो जो लोग उन्होंने मना किया उनका कोर्ट मार्शल किया, मुसलमान तो चले गए। ये मसला जो था अफगान इन्वेजन का, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के साथ हुआ, और बहुत सारे हिंदू जो है कोर्ट मार्शल हुए, उनके उनके साथ मतलब सजाएं मिली। तो उसका बड़ा रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। और ये एक कोटेशन है जो मैंने एक बुक से दी है, ब्राह्मण emissaries were enduring to swear them on the holy water not to advance to the of the English word of the English commander। इंग्लिश के कहने पे हम नहीं जाएंगे, हमारा ये मजहब का ताल्लुक है। ये इस किताब में लिखा हुआ है, जॉन विलियम की इसकी किताब है।
दिस इज इम्पोर्टेंट। किताब किताब को नहीं, अगर तुम्हें याद रहे तो बहुत, ये डिस्टिंक्शन वाले पार्ट्स हैं। ये वो चीजें जो डिस्टिंक्शन आती है ना जिन बच्चों की पूरे वर्ल्ड में, ये वो डिस्टिंक्शन वाली चीजें हैं। ये उन बच्चों को याद रहती हैं और वही बच्चे लिख कर आते हैं जिनकी डिस्टिंक्शन आती है। ए स्टार के लिए अगर आप ये ना भी लिखो, बाकी ये लिख दो तो बहुत है। ये डिस्टिंक्शन वाले आंसर्स हैं। तो आई केटर टू ऑल द क्राउड, मैंने सबके लिए लिखा है ना। मतलब जो एक्स्ट्रा जो अब सुना है ना आपने, ओलिवर डिस्टिंक्शन आई है। डिस्टिंक्शन किसे कहते हैं? डिस्टिंक्शन का मतलब ये है कि अबव देन एवरी अदर स्टूडेंट। तो डिस्टिंक्शन वाले आंसर ये हैं। अब जब आप ये लिख कर आएंगे, इमेजिन योर आंसर, द क्वालिटी ऑफ योर आंसर इन द योर इंप्रेशन ऑन द माइंड एंड हार्ट ऑफ द एग्जामिनर की, यार ये कितना बच्चा पढ़कर आए, ये यहां तक लिख रहा है। मिशनरी एक्टिविटीज वर स्टार्टेड आफ्टर। मिशनरी एक्टिविटी क्या है? मजहब को तबलीग करने की। और ये जब शुरू हुई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बाद। इससे पहले नहीं, ये चर्चेस बनाई थी और यहाँ पे तबलीग शुरू की थी क्रिश्चियनिटी की, उसको कहते हैं। ब्रिटिश सब्जेक्ट पर प्रीच क्रिश्चियनिटी। एक्चुअली हुआ ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे इल्जाम लगा कि तुम लोग इतने सालों से, 150 सालों से, बल्कि 1800 में 200 साल हो चुके थे, तुम 200 सालों से इंडिया में हो, और 1757 बैटल प्लासी के बाद तुम हुकूमती करो 60 सालों से, तुमने क्रिश्चियन कितने किए इंडिया में? उन्होंने कहा हमने तो नहीं किए, हम तो ये करने ही नहीं गए। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें क्रिश्चियन बनाने पड़ेंगे, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर तुम्हें मदद। तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया कि तुम्हें इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड आउट करना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर्सनली वॉज अगेंस्ट दिस पॉइंट, लेकिन क्योंकि उनको ऑर्डर आया तो उन्होंने कहा कि अब करना है तो करना पड़ेगा। खैर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। जब उन्होंने आगे बढ़ाया उसको, क्रिश्चियनिटी को, तो उसकी तरफ से बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया फ्रॉम मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटी। अब ये क्या है, रिजॉल्व दैट, ये उसके एक कोटेशन मैंने दी हुई है किसी बुक से कि भाई क्या, किस वजह से उन्होंने उसको आया। आप सिंपली तौर पे ये समझ लें कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड आउट करने की ऐसे इन पर रिएक्शन आया मुसलमानों और हिंदू की तरफ से। बैन ऑन सती। बैन ऑन सती सिंपल सी चीज है कि सती एक इनकी ट्रेडिशन है जिसके अंदर जो जो विडो है, विडो डाइज विद द और बर्न्स हरसेल्फ alive with the dead body of the deceased husband. That is the obviously a very wrong practice in the sense कि एक जिंदा आदमी को आप मार देते हैं, और उसको उन्होंने बैन किया बाय फोर्स। लेकिन क्योंकि इंडिया की सोसाइटी 1829 में, आज 200 साल पहले, बड़ी कंजर्वेटिव थी, तो उन्होंने इस पर रिएक्ट किया कि भाई आप हमारे मजहब में क्यों इंटरवीन कर रहे हो। सबके सब ऐसा नहीं था कि 100% विडोज जलती थी, 4-5% जलती होंगी, लेकिन वो 4-5% भी क्यों जिंदा इंसानों को जलाया जाए। द हिंदू रीमैरिज एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू रीमैरिज एक्ट 1856। हिंदू रीमैरिज एक्ट का मतलब ये है कि एक्चुअली हिंदू विडो स्पेसिफिकली शी इज फॉरबिडन टू रीमैरिज आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। इन्होंने लॉ बनाया कि हिंदू विडो कैन रीमैरी लीगली, अगर उसको रिलीजन और सोसाइटी इजाजत नहीं दे रही तो वो कोर्ट में आए, अदालत उसकी शादी कराई। तो हिंदुओं को इस पर भी बड़ा रिएक्शन था कि भाई आप कौन होते हैं हमारे मदद के अंदर दाखिलत करने वाले, हिंदू रीमैरिज। अच्छा, कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट। कोई साथ तरह बताया था नाम इधर तो आप नहीं बता तो दूसरों को मारने लगे प्रॉब्लम। अच्छा खैर वो तो आज का है आज। अच्छा, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850। कास्ट रिमूवल एक्ट क्या है? कास्ट रिमूवल एक्ट ये है, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट ये था कि हिंदू ट्रेडिशन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई हिंदू फैमिली का बच्चा, लड़का या लड़की, अगर वो कन्वर्ट करे किसी और रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में, सिखिज्म में, इस्लाम में, तो उसका इनहेरिटेंस का राइट खत्म हो जाता, उसकी इनहेरिटेंस जीरो हो गई अपनी फैमिली से, वो हिंदू फैमिली से कुछ भी नहीं ले सकता। ये हिंदू की रिलीजियस लॉ कहता है। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट में ये था कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको आपकी हिंदू फैमिली इज लीगली बाउंड बाय द ब्रिटिश लॉ जस्टिस सिस्टम टू गिव यू द मनी। तो हिंदुओं ने कहा कि ये तो हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ भड़काने के लिए है कि आप तुम लोग क्रिश्चियन हो जाओ और तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो हिंदुओं में इसका बहुत रिएक्शन आया कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ चल। मिलिट्री कॉजेस बट नहीं, मिलिट्री कॉज कंप्लीट करने दें। मिलिट्री कॉजेस क्या था? ब्रिटिश ने कहा कि जी कार्ट्रिज, अब ये कार्ट्रिज वाला इंसिडेंट सबसे सिंपल है। कार्ट्रिज सिस्टम ये था, ये जितने हमने पढ़ते हुए उनमें सबसे आसान है, हमें ये लगेगा। कार्ट्रिज क्या है? कार्ट्रिज ये था कि जी एक ब्रिटिश कार्ट्रिज आया था विच वाज एनफील्ड राइफल थी, जिसका एक नई टेक्नोलॉजी थी जो कि फ्रंट एंड लोडेड बैरल होती थी उस जमाने में। आजकल जो बुलेट लगती है वो बैक एंड लोडेड होती है। हाँ, तो उसके अंदर कार्ट्रिज होता था जिसके अंदर
गन पाउडर और एक लोहे की बॉल होती थी। आजकल की जो बुलेट है वो एरोडायनेमिक होती है, एरो शेप। उस जमाने की जो बुलेट होती थी इट वाज अ गोल, इट वाज अ लाइक मेटल बॉल। तो मेटल बॉल जो थी वो उन्होंने उस पर रखी, उन्होंने कहा मेटल बॉल जो है वो मेटल बॉल, थैंक यू, मेटल बॉल डालते थे तो जब वो, थैंक यू, ये पानी मिला, मेटल बॉल जो है वो जो है चलती थी। और प्रॉब्लम ये था कि इस कार्ट्रिज को मुंह से खोलना पड़ता था क्योंकि कागज के मटेरियल का था, गत्ते की मटेरियल का था, और मुंह से टीयर ऑफ करके डालना पड़ता था मेटल उसके अंदर। अब प्रॉब्लम ये था क्योंकि कागज का था मटेरियल, इसका ऐसा था पोरस मटेरियल जिसके अंदर पानी जा सकता है, तो इन्होंने, ब्रिटिश ने इसको कोटिंग कर दी थी फैट से। फैट वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर रिपेलेंट होता है, तो फैट यूज हुआ इंडिया के अंदर। अच्छा, ये कार्ट्रिजेस इंडिया के अंदर ही बन रहे थे, ये इंग्लिश से बन के नहीं आ रहे थे, लोकल वेंडर्स ही बना रहे थे, लोकल वेंडर्स बना रहे थे। और जो फैट उन्होंने लगाया, उन्होंने फैट लगाया काउ एंड पिग फैट, और जिसके ऊपर ब्रिटिश को कंप्लेन की गई इंडियन सोल्जर्स की ऐसे कि भाई क्योंकि आपने इस पे काउ एंड फैट लगाया तो हम यूज नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि काउ इज सेक्रेड फॉर हिंदूज एंड पिग इज फॉरबिडन फॉर मुस्लिम। ने कहा हम यूज नहीं करेंगे, आप इसको ले जाए वापस। पहली दफा जब ये कंप्लेन आई तो ब्रिटिश ने कहा कि नहीं भाई ये बात बड़ी सीरियस है, हम इसको रोल बैक करते हैं। उन्होंने सारे कॉल बैक किए, उन्होंने कहा कि अब हम नए बनवा के लाएंगे, नए बनवा कर आए। उसके बाद 2 4 5 महीने के बाद फिर कंप्लेन आई कि जी अभी भी जो लोकल वेंडर है जो बना के दे रहा है आपको, सप्लायर, ब्रिटिश इंडिया ने खुद ही बना रही है, उन्होंने कहा सप्लायर जो बना के दे रहा है वो अभी भी यूज कर रहा है कॉर्न पिग फैट, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। फिर वहां पे झगड़ा हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं अब तुम्हें यूज करना पड़ेगा। एक छावड़ी थी बरकपुर में, जहाँ पे झगड़ा हुआ, 89 लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ। कितने? इनिशियली 89 लोगों का, सारी डिटेल्स के अंदर नहीं है लेकिन स्टोरी रिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर 89 लोगों का कोर्ट मार्शल हुआ। 89 लोगों का कोर्ट मार्शल होने के बाद जो लोग बाहर थे उन लोगों को ये हुआ कि नहीं यार हमने गलत किया है, हमने जो यूज किया वो गलत है, ये 89 लोगों ने जो यूज नहीं किया ये सही थे। और उसके बाद उन लोगों ने रिबेलियन की, जो बाहर थे उन्होंने अपने 89 लोगों को छुड़ाया, और फिर वहां से मीरठ छावनी जब वो बढ़ते बढ़ते पूरे इंडिया के अंदर फैल गई। दैट इज हाउ द मिलिट्री कॉजेस कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स। अरेस्ट कर दिया कि तुम काउंटर यूज नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने 89 लोगों ने यूज नहीं किया था उनको कोर्ट मार्शल कर दिया 89 शुरू में, इनिशियली। लेटर ऑन वो बढ़ गया था पूरा। सर वो ठीक है। दूसरे सर ने बोला था कि कार्टिज